कौन सा चैप्टर खत्म करा था? चैप्टर नंबर 3। आज हम चैप्टर नंबर 4 खत्म करेंगे, पर क्लास पर चैप्टर, और 8 दिन में आपका सिलेबस खत्म है ना। आइए, इस चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है, देखो, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। पढ़ा हुआ है आपने? आज बस इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में पढ़ना है। अगले चैप्टर में बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को डिटेल में पढ़ना है। आइए, और उससे नेक्स्ट चैप्टर में ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी को डिटेल में पढ़ना है ना। तो आज से आपको आइडिया हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, है ना। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे के चैप्टर कैसे होने वाले हैं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। आइए देख लीजिएगा, लेवल ऑफ, ये कह रहा है टाइपोलॉजी ऑफ दी स्ट्रैटेजी, यानी कि हमने कौन कौन से लेवल पे पढ़ी थी? कॉर्पोरेट पे, बिजनेस पे और फंक्शनल पे, है ना। कह रहा है स्टेजेस ऑफ, हमने बिजनेस लाइफ साइकिल पढ़ी थी, कौन कौन सी? इनिशियल, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ये सब यहाँ पे यूज होगा, इसलिए यहाँ टेबल में दिया हुआ है ना। तो आपको अच्छे से आता है। आइए, अभी इधर की बात नहीं कर रहा, ये मैं समझाऊंगा जब पढ़ाऊंगा। डन। अभी आइए, कंपटीशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के बारे में हमने बात करा था। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जैसे कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, है ना, फोकस, कोलैबोरेशन स्ट्रेटजी यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह की होती है, जॉइंट वेंचर हो गया, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो गए, है ना। अभी पढ़ेंगे, चले देखना। कह रहा है above are the type of strategy available for an organization to adopt. The organization adopt either of these depending upon their need and the requirement. For instance, a startup or a new enterprises might follow either a competitive strategy or collaborative strategy. सही है? सुनना, अभी कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, अभी ये बस ये था कि ये चीजें इस वाले चैप्टर में यूजफुल है। डन। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। आज का पूरा एजेंडा हमारा यही है कि हमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से सीखना है। डन। तो इसमें बेटा हमें ना 3 स्ट्रेटजी सीखनी है। कौन कौन सी? स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। बस इन 4 स्ट्रेटजी को हमें डिटेल में पढ़ना है और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। सही है? चले, आप मेरे को बताओ, ये स्टेबिलिटी वाली जो स्ट्रेटजी है ये कौन लगाएगा? कौन से स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में लगेगी स्टेबिलिटी वाली? कौन से स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के में ये स्टेबिलिटी लगेगी? मैच्योरिटी में। क्यों? क्योंकि जब हमने सारी ग्रोथ को एक्सपोज कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया, उसके बाद हम क्या चाहेंगे? कि हम स्टेबल रहें। जैसे विराट कोहली की परफॉर्मेंस आपने देखी थी शादी से पहले, क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, शादी से पहले उन्होंने बहुत छक्के मारे, बहुत चौके मारे, जब भी वो क्रिच पे आते थे, जब भी वो खेलते थे, बैट पकड़ते थे, सेंचुरी बना के जाते थे। लेकिन एकदम से क्या हुआ? एकदम से क्या हुआ? एक ऐसा फेज आया जिसमें जब भी वो आते थे बोल्ड, जब भी वो आते थे 0 पे आउट, 1 पे आउट, 2 पे आउट, 3 पे आउट, 4 पे आउट। डन। तो इससे आपको समझ में ये आएगा, जब हम मेच्योरिटी के लेवल पे होते हैं तो हमें उसे कैसे रिटेन करके रखना है, कैसे हमें उस लेवल पे रुकना है, क्या क्या चीजें हमें करनी है ताकि हम डिक्लाइनिंग पे ना जाएं, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप मेरे को बताओ कि अगर हम मेच्योरिटी वाले स्टेज पे आ गए तो क्या इंपॉर्टेंट है कोई स्ट्रेटेजी बनाना कि वहां पे हम एज इट इज रहें, या आपको लगता है कि कुछ नहीं करना चाहिए, अब तो मेच्योरिटी पे आ गए, अब अपने आप पैसा आता रहेगा? आप बताओ, हाँ आप बताओ। स्ट्रेटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम अपडेट होना जरूरी है। जो जो नई नई डायनेमिक, क्योंकि बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक है, तो जो जो चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करने के लिए हमें तैयार रहना है। डन। मेच्योरिटी लेवल पे भी यानी हमें काम करने की जरूरत है। समझ में आया? समझ में आया? ग्रोथ में क्या बात करेंगे? ग्रोथ कब लगाएगा कोई बताओ? जब वो इनिशियल में होगा या वो ग्रोथ स्टेज में होगा, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करेगा? ग्रोथ स्ट्रेटजी पे, है ना। तो इसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो नाम से ही समझ में आता है आपको कि ग्रोथ पे काम करना है जब हम इनिशियल हैं, और जब हम ग्रोथ स्टेज पे हैं तो हमें अपने आप को कहाँ पे लेके जाना है? मैच्योरिटी लेवल पे, ताकि हम वहां पे क्या लगा पाए? स्टेबिलिटी वाली स्ट्रेटजी लगा पाए। डन।
फिर ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट करना। हमारे ऑपरेशन बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में चल रहे हैं, अलग अलग बिजनेसेस में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सारे बिजनेसेस में सेम रिटर्न, अच्छा रिटर्न ना आ रहा हो। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में, मतलब जैसे हम मान लो 20 प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो आपको अगर ठीक से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये प्रोडक्ट हमें अच्छा कमा के दे रहे हैं, बाकी 10 जो है वो फालतू के हैं। डन। तो उस केस में आपको कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी? रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मान लो आपके अभी 5 गोदाउन है, किसी भी चीज का आप धंधा कर रहे हो, कपड़ों का धंधा कर रहे हो, आपने उसे बढ़ा दिया और एक साथ आपने 100 गोदाउन कर दिए, 100 कर दिए, ठीक है। 100 करने के बाद क्या 100 के 100 कमा के दे देंगे आपको? नहीं देंगे, है ना। ये जरूरी नहीं है कि सबसे सेम रिवर्ट आए, तो जिससे आपको अच्छा रिवर्ट नहीं आएगा वहां पे आप चाहोगे कि उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, उसको बंद कर दें या उसके ऑपरेशन को कम कर दें। डन। और ये लास्ट स्ट्रेटेजी क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये इन तीनों का ही क्या है? कॉम्बिनेशन है। ये इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। बस यही पूरा चैप्टर है, आप समझ लो खत्म हो गया आपका। आपका अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई है, ओवरव्यू आपका तैयार हो गया है, तो समझ लो चैप्टर खत्म है, कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में। डन। चलें आगे। आइए आइए बच्चा लोग, प्लीज कनेक्टेड रहना तो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूं जल्दी से खत्म कर ले, तो इसलिए आपको ब्रेक मिल जाए, आपको अभी आगे भी पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मैं चाहता हूं जल्दी से टाइम लगा के खत्म कर लेते हैं बिना किसी ब्रेक के, फिर आप मजे करते रहना। आइए पहले तो इसका मतलब समझ लें। किसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, यानी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। सुनिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका दूसरा नाम भी है, घर का नाम क्या बोलते हैं उसको? ग्रैंड स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? नाम से आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रैंड स्ट्रेटेजी। डन। तो याद रखिएगा, ग्रैंड स्ट्रेटेजी अगर बोलेगा तो किसकी किसकी बात कर रहा है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की। और एक और नाम है जो इसकी नानी ने रखा होगा, देखो, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, है ना। ये बुआ ने रखा, ये नानी ने रख दिया। क्या नाम है? डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। समझ में आया? एक एक तो बताइए कॉर्पोरेट, दूसरा नाम ग्रैंड, तीसरा डायरेक्शनल, चौथा सुनो, ग्लूक एंड लॉरेंस स्ट्रेटेजी। ग्लूक एंड लॉरेंस स्ट्रेटेजी। विलियम एफ ग्लूक एंड लॉरेंस आर लॉन्च आएगा यहाँ पे, लॉन्च डिस्कस द 4 जेनरिक स्ट्रेटजी विच आर एज फॉलोज। इन्होंने भैया ये निकाल के दिए थे हमें कि ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के 4 अलग अलग स्ट्रेटेजी हैं जो अलग अलग लेवल पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के काम करती है। समझ में आया? चल सकते हैं। अब एक बार कॉर्पोरेट समझ लें अंदर से। आपको तो पता ही है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बड़े बड़े काम होंगे यहाँ पे, मर्जर एक्विजिशन की काम बात होगी, विजन की बात होगी, है ना। जो नीचे वाली जो बिजनेस लेवल, जो ऑपरेशनल लेवल को जिस तरह से आपको इम्प्लीमेंट कराना है काम, उनके लिए आप पॉलिसी स्ट्रेटेजी तैयार करोगे। यही सब तो बातें होंगी। करी थी क्या हमने? करी थी क्या हमने ये बातें? सर हमने सारी बातें करी हुई हैं। देखिए, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी ऑक्यूपाई द हाईएस्ट लेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? कह रहा है इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन टेकन बाय द कॉर्पोरेट एंड द टॉप लेवल विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइनिंग विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, किस किस तरह के और बिजनेसेस में हमें जाना चाहिए, है ना। एक्वायरिंग एंड कलेक्टिंग द रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस। क्या करना है? डिफरेंट बिजनेसेस जो हम कर रहे हैं उनके लिए हमें एक्वायर करना है और एलोकेट करना है रिसोर्सेज को। डन। कह रहा है फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी दैट स्पैन द इंडिविजुअल बिजनेसेस। फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रेटजी सारे इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए। तो टाटा ग्रुप को आप एज्यूम करके ये सब समझ सकते हो, हमारे अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेसेस चल रहे हैं, है ना। बात करी थी हमने, टाटा मोटर चल रहा है ना, टाटा टाटा ऑटोमोबाइल चल रहा है, ऑटोमोबाइल का धंधा चल रहा है ना, टाटा स्टील चल रहा है, टाटा पावर चल रहा है। तो कह रहा है इन सब के लिए फॉर्मुलेट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे स्ट्रेटजी दैट स्पैन द इंडिविजुअल बिजनेसेस। तो अलग अलग बिजनेसेस के लिए आप टॉप लेवल पे स्ट्रेटजी बनाओगे। चलें आगे। कह रहा है प्रोवाइडिंग द लीडरशिप फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है वो प्रोवाइड करती है कि आपको लीडरशिप। सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के रखे गए हैं डेफिनेशन में से। आगे आइए। कह रहा है इट इज द वैल्यू ओरिएंटेड एंड द लेस कंक्रीट देन द बिजनेस एंड द फंक्शनल लेवल। सही है, तो उनसे थोड़ी कम ये पूरी डिटेल में जाके होती है और ये ऊपर ऊपर से होती है। समझ में आ रहा है? वैल्यू ओरिएंटेड होती है। देखिए आगे, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी आर आल्सो नोन एज
बता दिया, ग्रैंड, डायरेक्शनल एंड ग्लूक एंड लॉरेंस स्ट्रेटेजी। क्लियर है? पक्का चल सकते हैं? हाँ, आइए, आज आपको मजा आता जाएगा। ऐसे ही सारी चीजें जितनी इजीली ये समझ में आए ना, इतना इजीली पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। आमीन। आइए, कह रहा है फर्म सेज दैट इट्स द करंट बिजनेस, प्रोडक्ट एंड द मार्केट। स्टेज लिखा है, सुनिएगा। स्टेबिलिटी, अब डिटेल में जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, है ना। स्टेबिलिटी में फिर नीचे सुनिएगा, यहां से पिक करेंगे नंबर 1। ये 4 स्ट्रेटेजी हमें आज पढ़नी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। डन। तो यहां से पिक करेंगे, फिर नीचे चलेंगे, फिर सेकंड पिक करेंगे, फिर नीचे चलेंगे, थर्ड पिक करेंगे, फोर्थ, ऐसा करके खत्म कर देंगे। चले, आइए। तो मेरे को बताना, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा। सेम बंदा विराट कोहली, सेम प्रोडक्ट आ रहा है, क्रिकेट, है ना, सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट, और उसमें ही हमें क्या करना है, एक्सेल करना है। अपने आप को मेच्योरिटी लेवल पे हमें ठीक करके रखना है, ताकि हमारा जो मार्केट शेयर है वो कम ना हो, हमारी जो ग्रोथ है वो कम ना हो। समझ में आ रहा है? देखो, यही बात हो रही है। कह रहा है फर्म स्टेज विद इट्स करंट बिजनेस एंड द करंट बिजनेस, प्रोडक्ट एंड द मार्केट। सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब सब कुछ चंगा चल रहा है। कोई आपसे पूछेगा कैसे चल रहा है, आप बोलोगे सब कुछ स्टेबिलिटी में चंगा चल रहा है, और हम बस उस चंगे को सेम मेंटेन करना चाहते हैं। क्लियर है? आगे आइए। कह रहा है इट मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स, इन दिस द फर्म इज सेटिस्फाइड विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। जो फर्म है वो सेटिस्फाई होगी इंक्रीमेंटल ग्रोथ से। इंक्रीमेंटल ग्रोथ बोले तो एडिशनल ग्रोथ, जितना एडिशनल हम रिसोर्स लगाएंगे उतनी एडिशनल ग्रोथ होनी चाहिए। चलें आगे, आइएगा। अब स्टेबिलिटी की बात सब डिटेल में कर लेते हैं, है ना, समझ में आया? देखना, अब हमें क्या बातें करनी है। पहला मीनिंग क्या है, दूसरा रीजन फॉर ऑप्टिंग द स्ट्रेटेजी क्या है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। अलग अलग क्वेश्चन तीनों से बन सकता है। डन। जैसे मीनिंग के साथ ये पूछ लेगा, मीनिंग के साथ ये पूछ सकता है। क्लियर है? नहीं है? तो दोनों से अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। बोलेगा मीनिंग बताओ स्टेबिलिटी का, और क्या रीजन है उसे ऑप्ट करने के, और ये बोल सकता है कि मीनिंग बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, और कोई आपको केस स्टडी भी बना के दिया जा सकता है, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगानी चाहिए। फिर उस स्ट्रेटेजी को डिस्क्राइब करोगे, कैसे उस केस में वो फिट हो रही है और क्यों वो लगानी चाहिए, कंक्लूजन दे दोगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है? चल सकते हैं? आइए, देखना बहुत ईजी है। कह रहा है इट इज परस्यूड व्हेन an organization continue to serve in the same and the similar market and deal in the same and the similar product। तो सेम मार्केट है, सेम बिजनेस है, सेम प्रोडक्ट है। डन। और कह रहा है द स्ट्रेटेजिक फोकस इज ऑन द इंक्रीमेंटल ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनल परफॉर्मेंस। तो जो हमारा फोकस है वो किस पे है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ पे और इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनल परफॉर्मेंस पे। यानी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गिरनी नहीं चाहिए। आ रहा है समझ में? जैसे इस बार मैंने 90 बनाए, तो अगली बार 91 बनने चाहिए या 90 बनने चाहिए, कम नहीं बनने चाहिए उससे। आइए देख लीजिए। अब कह रहा है रीजन फॉर ऑप्टिंग दिस स्ट्रेटेजी क्या है। रीजन फॉर ऑप्टिंग दिस स्ट्रेटेजी क्या है? कह रहा है पहला देखिए, प्रोडक्ट हैज रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और अगली स्टेज क्या है? डिक्लाइनिंग। अगली स्टेज क्या है? डिक्लाइनिंग। तो उस स्टेज को जितना ज्यादा इग्नोर कर सकते हैं उतना ज्यादा इग्नोर करके हम कंटिन्यू मैच्योरिटी में रहें, हमारा वो फेज ना है डिक्लाइनिंग का, इसलिए हम काम कर रहे हैं। क्लियर है? चल सकते हैं? आइए आगे। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टाफ इज लेस रिस्क टेकिंग एंड फील द कंफर्टेबल विद द स्टेटस क्यो ऑफ द फर्म हैज बीन मोडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। क्या बोला यहाँ पे बताना, पहले क्या बोला बताना। प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंच चुकी है? मैच्योरिटी स्टेज पे ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो इसलिए मैच्योरिटी स्टेज में ये जो स्ट्रेटेजी है परफेक्ट है, तो ये लगानी चाहिए स्टेबिलिटी। समझ में आया? दूसरा बोलता है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है, ऑर्गेनाइजेशन और जो स्टाफ है वो अब रिस्क नहीं लेना चाहते, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है किससे? स्टेटस क्यो से, फर्म के स्टेटस क्यो मतलब कंटिन्यू टू बी सेम स्टेटस। यानी जो आज स्टेटस चल रहा है हम उसमें चेंज नहीं लाना चाहते, हम वेरी मच कंफर्टेबल हैं, वेरी मच सेटिस्फाइड हैं कि आज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, बस इसी को मेंटेन करते हुए चल लो। समझ में आया? जैसे मैं एलोन मस्क की बात कर लूँ तो उनके लिए बोल सकते हैं कि वो भैया नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो उनको ये स्टेटस क्यों मेंटेन करना आज की डेट में बहुत अच्छा लग रहा होगा, और वो चाहते होंगे कि हमेशा में यही स्टेटस मेंटेन करके चलो। क्लियर है? नहीं है? आइए आगे। कह रहा है यहाँ पे मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव होता है। कह रहा है आगे चले,
मॉडेस्टी होगा ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, मेच्योरिटी पे हो आप। आगे आइए, कहना है एनवायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इज रिलेटिवली स्टेबल। अब आपको पता चल गया कि मार्केट कैसा हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, नए नए कंपटीटर नहीं आएंगे, जो हमारे कंपटीटर हैं वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, वो भी सब अपने अपने मैच्योरिटी लेवल पे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, रिलेटिवली स्टेबल है। तीसरा पॉइंट क्या आया, इन्वायरमेंट क्या है, रिलेटिवली स्टेबल है। आगे चलिए, फोर्थ क्या है, एक्सपेंशन में बी परसीव्ड एज थ्रेटनिंग। अगर एक्सपेंशन तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थ्रेट है कि उसकी वजह से डिक्लाइनिंग स्टेज भी आ सकती है, उसकी वजह से बिजनेस डूब भी सकता है। आगे आइए, कह रहा है कंसोलिडेशन इज प्रीफर्ड थ्रू द स्टेबिलिटी आफ्टर ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। सुनिएगा, ये फिफ्थ पॉइंट बता रहा हूं, कह रहा है कंसोलिडेशन इज प्रीफर्ड थ्रू द स्टेबिलिटी आफ्टर ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। जब हमारी इनिशियल स्टेज थी, जब हमारी ग्रोथ स्टेज थी, हमने बहुत अच्छे से उसको कैपिटलाइज करा और हमने रैपिड ग्रोथ करी। अब उसके बाद जो स्टेज आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, मैच्योरिटी की, है ना। तो उस पर अब हमें स्टेबल रुकने की कंडीशन आ गई है, वहां पे स्टेबल रुकने की जरूरत है। ज्यादा ग्रोथ के पीछे मत भागो, कहीं आपका डिक्लाइनिंग स्टेज ना आ जाए। तो कह रहा है एक रैपिड ग्रोथ के बाद ये प्रीफर्ड करा जाता है कि हम क्या रहे, स्टेबल रहे। पांचवा पॉइंट क्लियर है। हाँ, पहला क्या था बताइए, मैच्योरिटी स्टेज में काम आएगी। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन और जो स्टाफ है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वेरी मच कंफर्टेबल है स्टेटस क्यू में। नेक्स्ट, मोडेस्ट ग्रोथ है, इसी का था। थर्ड क्या था, इन्वायरमेंट जो है वो पूरा का पूरा स्टेबल हो गया है, वहां पे कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि डायनेमिक इन्वायरमेंट है, चेंज हो रहा है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कंपटीटर बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, सब कुछ हो चुका। डन। आगे आइए, फोर्थ, एक्सपेंशन थ्रेटनिंग है, डर लगता है कि भैया अगर हम नया बिजनेस चालू करेंगे तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। और लास्ट, रैपिड ग्रोथ के बाद ये कंसोलिडेट करा जाता है, ये प्रीफर्ड करा जाता है कि हम स्टेबिलिटी पे काम करें। क्लियर है? पक्का याद हो जाएगा? हाँ, आइए कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। कह रहा फर्म ऑप्टिंग फॉर द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलोज सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट। सही है, ए पॉइंट था ये। क्या था ये पॉइंट? ए पॉइंट था, जो फर्म क्या कर रही है, सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट और सेम मार्केट में खेल रही है, हम बोलेंगे वो किस पे काम कर रही है, स्टेबिलिटी पे काम कर रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब तो यही हो गया, पता लगाना कि स्टेबिलिटी में होता क्या क्या है। कैसे पता लगेगा ये स्टेबिलिटी है, वही तो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज की। हाँ, कैसे पता चलेगा वो दीपिका दीदी है, दीपिका दीदी वाली हरकत होगी तभी तो पता चलेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, कह रहा है इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो रीडेफिनेशन का मतलब क्या है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे रीडेफिनेशन का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, एक तरह से मैंने मैनेजमेंट चेंज कर दिया, मैंने कोई बिजनेस चेंज कर दिया, मैंने कोई तरीका चेंज कर दिया, तो उसको रीडेफिनेशन बोलेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे, आइए आगे। तो सुनिए ध्यान से, डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट इन्वॉल्व, अरे यार, डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन। डन। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था बच्चे, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम बिजनेस, है ना। दूसरा क्या है, रीडेफिनेशन की कोई वहां पे जरूरत नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? मोटे तौर पे तो इन्वेस्टमेंट तभी हो गई होगी जब हमारी ग्रोथ स्टेज होगी। अब मेच्योरिटी पे तो कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोहली साहब की बॉडी बॉडी तो बनी गई, बस खेलना ही तो है अब। आ रहा है या नहीं? इन्वेस्टमेंट तो स्टार्टिंग में हुई थी ना, जब मेच्योरिटी पे आ गए इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो जब धंधा हमारा मेच्योरिटी पे है तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आगे आइए, कह रहा है रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रेटजी इज लेस। इस स्ट्रेटजी में क्या रिस्क है? आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप ऑलरेडी मेच्योरिटी पे आ गए हो, अब बस उसे मेंटेन कर रहे हो, तो रिस्क तो कम है वहां पे, मेंटेन करना तो कंपेरेटिवली इजी है। आगे आइए, कह रहा है इट इज ए सेफ स्ट्रेटजी दैट मेंटेन द स्टेटस क्यो। सही है। फिर कहता है इट इज फोकस ऑन एनहांसिंग द फंक्शनल एफिशिएंसी एंड माइनर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट। समझ में आया? तो कितने पॉइंट है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ध्यान से देखो, पक्का? एक, अच्छा वो ए में ही था, सही है सही है। 6 पॉइंट है, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? बता दो एक बार रिवाइज करके। पहला, सेम मार्केट, सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट। दूसरा, रीडेफिनेशन इन्वॉल्व नहीं होता। तीसरा, नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट।
चौथा रिस्क नहीं है, पांचवा स्टेटस क्यों मेंटेन करते हैं यहाँ पे, और लास्ट फंक्शनल एफिशिएंसी और माइनर इंप्रूवमेंट पे काम होता है। क्लियर है, पक्का, चल सकते हैं। आइए अगली स्ट्रेटजी की ओर। सुनिए सुनिए, लेकिन सुनिए, एक क्वेश्चन है, देखना। इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज डू नथिंग स्ट्रेटजी? बोलो, कुछ ना करें, खाते रहें सोते रहें, इतना मोटा हो जाएगा कोहली, खेल भी नहीं पाएगा। चाहिए नहीं चाहिए, आप बताओ ना। अगर वो मेच्योरिटी स्टेज पे आ गया है, हर मैच में वो 100 रन बना रहा है, तो क्या उसे कुछ चाहिए नहीं चाहिए? उसे मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा। हमारा बिजनेस मेच्योरिटी स्टेज पे आ गया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत अच्छी हमें टीम मिल गई है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो क्या उसे मेंटेन करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा है, डायनेमिक है, चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। तो आप क्या बोलोगे, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है? क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट डायनेमिक है, अपडेशन की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ की जरूरत है, फंक्शनल लेवल एफिशिएंसी की जरूरत है। ये सारी बातें लिखोगे वहां पे। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए नोट देख लो। कह रहा है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी टू कंसोलिडेट देयर मार्केट पोजीशन एंड प्रिपेयर फॉर द लॉन्च ऑफ ग्रोथ। आपने देखा होगा किराने की दुकान को, जनरल स्टोर को, वो क्या करते हैं, शुरू शुरू में पैसा लगाते हैं, धीरे धीरे इनिशियल स्टेज से ग्रोथ पे पहुंचते हैं, फिर आपने देखा होगा स्टेबल हो जाते हैं अंकल जी, और उसके बाद क्या करते हैं वो, बोलो, अपनी मार्केट में पोजीशन बनाए रखने के लिए और कुछ नए लॉन्च के लिए वो क्या करते हैं, जैसे नया नया प्रोडक्ट लाते रहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी नई चीज लॉन्च होती है, उनके पास आ जाती है, और आप डिमांड करते हो, कस्टमर डिमांड करता है, भैया वाली आइसक्रीम आ गई, वो कहता है आज नहीं आई, कल आ जाएगी। कल क्यों मंगा रहा है वो, बताओ? क्योंकि उसे स्टेबिलिटी मेच्योरिटी स्टेज में अपने आप को बनाए रखना है। अगर वो बार बार आप जाते हो, वो पूछता है नया वाला प्रोडक्ट आ गया, आप बोलो, दुकान वाला बोलता नहीं आया, धीरे धीरे क्या होगा, वो जल्दी डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाएगा, आप दूसरी दुकान पे चढ़ना चालू कर दोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चल सकते हैं। आइए अगली स्ट्रेटजी क्या है मेरे बच्चे, ग्रोथ। तो ग्रोथ तो नाम से ही समझ में आती है, ग्रोथ कब लगेगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, इनिशियल और ग्रोथ लेवल पे, है ना? आइए ग्रोथ तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम से ही समझ में आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ग्रोथ। चले चले आइए, मीनिंग क्या है, कह रहा है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग दी, अरे देख लो बच्चों, इट इज इम्प्लीमेंटिंग बाय रीडिफाइनिंग दी बिजनेस। रीडिफाइन कैसे करके, पहले हम छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो अलग था। अब हमने पैसा ज्यादा लगा दिया, तो क्या ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे, क्या ज्यादा मैनेजर्स की जरूरत होगी, है? तो हमें पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, हमें पूरे के पूरे अपने बिजनेस मॉडल को बदलना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो रीडिफाइन करेंगे बिजनेस को, एनलार्ज द स्कोप ऑफ बिजनेस, कह रहा है सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट। करेंगे ये सब काम, होंगे क्या बताओ? हाँ, तो 3 पॉइंट क्या निकल के आया बताना, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको मेरे बच्चे? सबसे पहले रीडिफाइन करके बिजनेस को, एनलार्ज करके स्कोप बिजनेस का, और सब्सटेंशियली इंक्रीज करके अपनी इन्वेस्टमेंट। सब्सटेंशियली का मतलब है ज्यादा, है ना? आइए कह रहा है इट इज रिलेटिवली रिस्की स्ट्रेटेजी दैट कैन बी इक्वेटेड विद द डायनेमिक विगोर एंड प्रॉमिस एंड सक्सेस। विगोर मतलब, हाँ, जोश, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ना? ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये क्या क्या कह रहा है, देखना, इट इज रिलेटिवली रिस्की स्ट्रेटेजी। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टेबिलिटी और ग्रोथ में से ज्यादा रिस्की कौन है, बता दोगे? ऑब्जेक्टिव में कौन है, ग्रोथ है। कह रहा है दैट कैन बी इक्वेटेड विद द डायनेमिक विगोर एंड प्रॉमिस एंड सक्सेस। तो यहाँ पे ये सारी बातें होती हैं जिस जो इन सब चीजों से मिलकर हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनती है। आगे चलें, इट ऑफर द ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल, इट इंक्लूड, सुनिएगा अब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे ये 4 स्ट्रेटेजी, ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी में फर्दर क्लासिफिकेशन है, सही है? आ रहा है समझ में? तो क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। बताऊंगा अभी, बहुत इजी है चारों पॉइंट। सुनिएगा, ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगा के हम ये चारों पॉइंट लगा के अलग अलग तरह से ग्रोथ को मेट आउट कर सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो। चलें अभी ये 4 डिटेल में पढ़ेंगे, डरने की बात नहीं है। इतना समझ में आया? आ गया ये, कह रहे रीजन फॉर ऑप्टिंग दिस स्ट्रेटेजी, क्या रीजन है बताना, बोलो।
अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, ग्रोथ स्टेज पे हैं, अभी हमें अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है। हमारे हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है ना, मार्केट बहुत वाइडर है, बड़ी है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए पढ़ लेते हैं। कह रहा है इट मे बी नेसेसरी इफ द एनवायरमेंट डिमांड्स इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ग्रोथ। हाँ, नोकिया ने ग्रोथ लगाई नहीं, डूब गई। क्या बोलते हो, लगानी चाहिए थी ना? हाँ, ऐसी और किसी कंपनी का नाम बताओ। टेलीविजन की कंपनियां बहुत सारी ऐसी, बीपीएल का नाम सुना है आपने? बीपीएल का टेलीविजन आता था पहले। टाटा डोकोमो का नाम सुना है? बंद हो गई। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नहीं लगाई और वो डूब गई। आइए आगे, लेकिन वो भी इसी का पार्ट है ना। आगे देखेंगे हम, रिट्रेचमेंट का पार्ट है वो। उन्होंने ग्रोथ में पूरा एफर्ट लगा लिया, नहीं हो रहा तो रिट्रेचमेंट पे आएंगे। चले आइए, यहां से देखिए क्या कह रहा है, एनवायरमेंट क्या डिमांड कर रहा है मेरे बच्चे? इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ, ये आप बोल सकते हो कि मार्केट का ग्रोथ रेट अच्छा है और वहां पे जो एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा डायनेमिक है, डे टू डे बेसिस पे हमें ग्रोथ चाहिए। फैशन इंडस्ट्री में होता है ऐसा। आइए आगे, कह रहा है एडवांटेज फ्रॉम द एक्सपीरियंस कर्व एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में अकर। कैसे ये कैसे बताइए? अरे कह रहा है एडवांटेज मिलेगी हमें, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले हम कम ऑपरेशन कर रहे थे, अब हमने अपने ऑपरेशन को बढ़ा दिया, बल्क में खेल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कर्व के हिसाब से हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। बोलो कम होगी। अगर हम ग्रोथ पे काम कर रहे हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसकी हमें एडवांटेज लेने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएंगे? ग्रोथ। आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी हम कम लेवल, छोटे लेवल पे खेल रहे हैं, तो इसकी एडवांटेज मिल जाएगी आपको बिना ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगाए एक्सपीरियंस कर्व की? नहीं मिलेगी। जब तक आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं निकालोगे, ज्यादा सेल नहीं करोगे, तो एक्सपीरियंस कर्व कैसे काम करेगा? क्लियर है? तो एक्सपीरियंस कर्व की एडवांटेज लेने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की एडवांटेज लेने के लिए हम इस स्ट्रेटेजी को लगाते हैं। आगे चले, कह रहा है इट इज मोर सेटिस्फाइंग टू परस्यू दिस स्ट्रेटेजी, चीफ एग्जीक्यूटिव टेक द प्राइड इन द प्रिजाइडिंग ओवर द ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। सही है? क्या बोला? कह रहा है इट इज मोर सेटिस्फाइंग टू परस्यू दिस स्ट्रेटेजी, चीफ एग्जीक्यूटिव टेक द प्राइड इन द प्रिजाइडिंग ओवर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। डन। तो अगर आप किसी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी के क्या हो, बोलो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, तो आप इस स्ट्रेटेजी को लगाओगे। आपको पता है कि वो इंडस्ट्री ऐसी है, वहां पे ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। जैसे फैशन इंडस्ट्री की बात कर लो, अगर आप इतना डायनेमिक एनवायरनमेंट है, अगर टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगे, आउट हो जाओगे मार्केट से। क्लियर है नहीं है? बोलो। तो वहां पे आपको ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। आगे आ जाए, आइए, कह रहा है एक्सपेंशन लीड टू द ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट एज कंपेयर टू द कंपटीटर। तो भैया अगर आप एक्सपेंशन करोगे, ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगाओगे, तो आप कल को क्या कर सकते हो, लीड भी कर सकते हो मार्केट को, कंट्रोल बनाने के लिए अपना आप इस स्ट्रेटेजी को लगाओगे। क्लियर है? बोलो बोलो, अरे बोलो बच्चों। 4 पॉइंट क्लियर है। पहला क्या था? पहला क्या था? एनवायरमेंट डिमांड कर रहा है ग्रोथ को। दूसरा, एडवांटेज हम लेना चाहते हैं एक्सपीरियंस कर्व की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। तीसरा, हम किसी ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसे बिजनेसेस में है जहां पे बोलो बोलो, जहां पे हमें ग्रोथ पे काम करना है। तो बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव हम अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे ग्रोथ पे काम करके, और हम उसे कैपिटलाइज करेंगे कि मैंने इतनी ग्रोथ कर दी। डन। और लास्ट क्या है, इससे हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन से क्या होगा, हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, कंट्रोल हमारा मार्केट के ऊपर बढ़ेगा। तो कंट्रोल बढ़ाने के लिए एज कंपेयर टू दी कंपटीटर हम इस स्ट्रेटेजी को लगाएंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? यूज लिख दोगे, रीजन किस वजह से लगानी चाहिए लिख दोगे पक्का। चले आइए, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके साथ ये वाला क्वेश्चन मिला के पूछ सकता है, या इसके साथ ये वाला मिला के पूछ सकता है। डन। दोनों अलग अलग है। आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ में आता है ना, वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अभी समझाया दीपिका मैडम के एग्जांपल से। आइए, बहुत इजी है। कह रहा है इट इन्वॉल्व द रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। वहां पे हो रही थी रीडेफिनेशन, वहां पे क्या हो रहा था, सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट और सेम बिजनेस। आइए, लेकिन यहाँ पे रीडेफिनेशन हो रही है। कह रहा है इट लीड टू ग्रोथ ऑफ बिजनेस। वहां पे ग्रोथ होगी बिजनेस की, पहले आपके 4 आउटलेट थे, अब आपके 100 आउटलेट है, तो दिखेगा साफ साफ। आगे आइए, इट फैसिलिटेट द रिन्यूअल ऑफ द फर्म थ्रू द फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड द न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। तो किसी भी तरह से आप क्या करोगे, बोलो बोलो, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करोगे, या तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, या नए मार्केट में जाओगे, या नई टेक्नोलॉजी लगाओगे।
ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड था ग्रोथ, यहाँ पे था रीडेफिनेशन। ठीक है, आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो बोलो। यहाँ पे रिन्यूअल आगे आइए, कह रहा है इट इज पॉजिटिव ऑफ द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, सॉरी इट इज अपोजिट ऑफ द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। अपोजिट क्यों बोल रहे हैं, वो लेस रिस्की है, ये ज्यादा रिस्की है, यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आ रहा है या नहीं आ रहा, वो रुकी हुई है, ये ग्रोथ होती रहेगी, इसमें बढ़ता रहेगा। कह रहा है while rewards are limited in the stability strategy, it is higher in the growth strategy। रिवार्ड कैसे है यहाँ पे, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड। आ रहा है, रिस्क है तो इसका सुना ही होगा आपने। आगे आइए, कह रहा है इट इज हाईली वर्सेटाइल इन द नेचर, इट ऑफर द वेरियस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर ग्रोथ। अभी बात करेंगे, ये है ना, अभी बात करेंगे, चले। तो कह रहा है ये क्या है, हाईली वर्सेटाइल है नेचर में, क्योंकि यहाँ पे वेरियस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होते हैं, किसके, ग्रोथ के। आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो बोलो। कह रहा है देयर आर द टू मेजर ग्रोथ स्ट्रेटेजी रूट्स, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। डिफरेंस लाई इन द वे इन विच द फर्म परस्यू दी ग्रोथ। अभी पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है दो मेजर तरीके हैं ग्रोथ करने के, एक इंटेंसिफिकेशन और एक डाइवर्सिफिकेशन। मर्जर एक्विजिशन भी है, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है। डन। तो अभी पढ़ेंगे एक होता क्या है। आप मेरे को इतना बताओ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं आपके दिमाग में, प्लीज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं आपके दिमाग में, प्लीज क्लियर है, मेरे को बता दो क्या क्या है। इन्वॉल्व रीडेफिनेशन, ग्रोथ, रिन्यूअल कैसे, या तो नया प्रोडक्ट, नया मार्केट या टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट करके ही होगा ना ये। आगे ये अपोजिट है, प्लीज पार्टिसिपेट करो यार, ऐसे रिदम टूटता है। स्टेबिलिटी कैसी है, ये अपोजिट है स्टेबिलिटी से। कैसे, यहाँ पे ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा ग्रोथ है, वहां पे कम रिस्क है तो कम ग्रोथ है। आगे हाईली वर्सेटाइल है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने के। लास्ट क्या है, देयर आर द मेजर एग्जांपल दे दिया, मतलब इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एक्विजिशन और बोलो बोलो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अभी सबकी बात अलग से करेंगे, चलें आगे। क्लियर है यहाँ तक, पक्का बोलो, पक्का पक्का क्लियर है। टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब किसकी बात कर रहे हैं, होएगा। अब बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, अब बात कर रहे हैं किसका, देखिएगा, टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। सुनना, क्या हमने स्टेबिलिटी में टाइप डिस्कस करे, स्टेबिलिटी में हमने टाइप ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी नहीं करे। ग्रोथ में करें, यानी कंटेंट ज्यादा है, यानी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे समझ में, स्टेबिलिटी कम इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा ग्रोथ के बारे में, डेफिनेशन, रीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों आपको याद होने चाहिए। डन। डेफिनेशन के साथ रीजन भी पूछ सकता है, डेफिनेशन के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है। केस स्टडी में ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूछ क्या रहा है। डन। तो गेम तो यही है, चले आइए, कह रहा है ग्रोथ स्ट्रेटेजी इंटरनल एक्सटर्नल। अगर आप ये याद भी नहीं करोगे इंटरनल क्या एक्सटर्नल क्या है तब भी चलेगा, लेकिन ये बस फालतू का बनाया हुआ है। कह रहा है एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, और एक्सटर्नल क्या है, मर्जर एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, डाइवर्सिफिकेशन भी है। तो सुनिएगा, ये चार स्ट्रेटेजी है। पहली क्या है, इंटेंसिफिकेशन, दूसरी डाइवर्सिफिकेशन, तीसरी मर्जर एक्विजिशन, M&A बोलेंगे अपन, M&A, और फोर्थ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सही है। दो को किस में रखा इन्होंने, इंटरनल में। हालांकि ये ना इंटरनल स्ट्रेटेजी बस नाम के लिए है, जरूरत इसमें एक्सटर्नल की पड़ती है। अभी देखना, आप डिस्कस करेंगे तो। डन। तो पहली क्या है, इंटेंसिफिकेशन। मेरे को ये बता दो इंटरनल में कौन कौन सी है, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, और एक्सटर्नल में M&A और अलायंसेस, है ना, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। आइए अब सुनना, यहां पे ही बता दूं क्या, इंटेंसिफिकेशन सेम है। हमने जो एक मॉडल पढ़ा था बचपन में, कौन सा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, मार्केट डेवलपमेंट था, और मार्केट पेनिट्रेशन था, और इसके साथ डाइवर्सिफिकेशन भी था। चार टेबल थी। क्या था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या था, सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट। मार्केट डेवलपमेंट में क्या था, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट। और मार्केट पेनिट्रेशन में क्या था, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, और उसके साथ डाइवर्सिफिकेशन का तड़का भी था वहां पे, जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अलग से है। डन।
कौन सा मॉडल था? कौन सा मॉडल था? चैप्टर 2 का कौन सा मॉडल था? ग्रोथ, ग्रोथ मैट्रिक्स एनसॉफ का, एनसॉफ का ग्रोथ मैट्रिक्स था, याद होना चाहिए। डन, चले। तो सेम है यहां पे पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया मैंने आपको? इंटेंसिफिकेशन पढ़ा दिया। चले, पढ़ाना यहां पे मेरे को तमीज से क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन यहां पे। डन। अब क्या पढ़ने का है हमको? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बेटा चार तरह का है, देखना कौन कौन सा। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट। सही है, अभी डिस्कस करेंगे। डन, चलें आगे। एमएनए और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी डाइवर्सिफिकेशन के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या कर लिया? क्या डिस्कस करा अभी? इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन समझ में आया आपको? आइए आगे, देखो यही लिखा हुआ है, घर पे पढ़ लोगे। कह रहा है एक्सपेंशन थ्रू, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन क्या होगा? देख लो, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू ग्रो इंटरनली बाय इंटेंसिफाइंग इट्स ऑपरेशन। आप मेरे को बताओ, ये लेकिन बस इंटरनली हो जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर भी तो है इसमें, लेकिन बस इंटरनली में डाल दिया है। डन। कह रहा है इट ट्राई टू कैश ऑन इट्स इंटरनल कैपेबिलिटी एंड द इंटरनल रिसोर्सेज द फर्म कैन इंटेंसिफाई बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। पहला क्या है? मार्केट पेनेट्रेशन। क्या होगा? हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इन द मार्केट पेनेट्रेशन ऑन द करंट बिजनेस में द फर्म डायरेक्ट्स इट्स रिसोर्सेज टू द प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। ये पढ़ा क्यों रहा हूं मैं यहां से? क्योंकि आपको ये समझ में आए कि ये लिखना कैसे है। मैटर समझ में तो कंसेप्ट तो क्लियर है आपके दिमाग में, लेकिन लिखना इस तरीके से है। डन, ये बिल्कुल आपके आईसीआई का मॉड्यूल की लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है। चलें आगे। मार्केट डेवलपमेंट देखिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ द मार्केट प्रेजेंट प्रोडक्ट टू द कस्टमर, प्रेजेंट प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन द रिलेटेड मार्केट एरिया। कह रहा है एडिंग द डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजिंग इन द कंटेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग और द प्रमोशनल मीडिया। तो नए मार्केट में जाएंगे और हम इस तरीके से काम कर लेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोले तो एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। कह रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग। सब्सटेंशियल मतलब मेजर है ना, वहां पे माइनर बात करी थी हमने स्टेबिलिटी में, याद है आपको? देख लीजिएगा। एंड द क्रिएशन ऑफ द न्यू बट द रिलेटेड आइटम दैट कैन बी मार्केटेड टू द करंट कस्टमर थ्रू द एस्टैब्लिश्ड चैनल। क्लियर है? चलें आगे, पढ़ लोगे? आइए आगे। देखो ये बताया भी गया है, कहाँ पे लिखा हुआ था? एनसॉफ भाई साहब ने लिखा था ये, हैव गेव द फ्रेमवर्क, है ना? ये बात करी थी उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने ये तड़का भी लगाया था, जो कि यहाँ पे नहीं है। जब आप ये वाला लिखोगे, क्या बोलो बोलो, इंटेंसिफिकेशन जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे तीन ही चीज लिखनी है, एनसॉफ की चौथी चीज भी यहाँ घुसा मत देना। क्लियर है? लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एनसॉफ वाले में ये अलग से दिया हुआ है। तो चैप्टर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, क्योंकि अलग से जब दिया गया है एनसॉफ मॉडल में, तो एनसॉफ मॉडल पूछेगा वो। क्लियर है? आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए। लेकिन अगर पूछ भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा? एनसॉफ आता है, ये भी आता है, लिख दोगे आप। आइए अब बात करते हैं मजेदार, अब बात करते हैं मजेदार जो इंपॉर्टेंट है। ये बात है क्या हमारे लिए? मजेदार, है ना? पहले देखिएगा क्या है? एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। कौन सी स्ट्रेटेजी चल रही है? कौन सी स्ट्रेटेजी चल रही है हमारी? स्टेबिलिटी, तो ग्रोथ, और उसका दूसरा नाम क्या है? एक्सपेंशन भी तो बोल सकते हैं, एक्सपेंशन भी तो बोल सकते हैं यार। आ जाओ, सुनिएगा, मैं यहां पे समझा दूं क्या? पहले ये अलग अलग समझा दूं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। मेरे को बताना, एक जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या क्या स्टेजेस शामिल होती हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप? रॉ मटेरियल लाओगे, रॉ मटेरियल के साथ क्या लाओगे? अदर गुड्स लाओगे, कंज्यूमेबल्स वगैरह, है ना?
फिर उसके ऊपर आप काम करोगे, क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या करोगे बताओ, अरे बोलो। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी होगी। उसके बाद क्या होगा, इसमें ही मार्केटिंग भी आ जाएगी, हाँ, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी आ सकती है। सही है। अब मेरे को बताना ये कैसा आपको लगता है, वर्टिकल लग रहा है, ऑपरेशन कैसा लगा आपको ये, वर्टिकल। हम क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, सुनिएगा प्लीज इधर, हम क्या करना चाहते हैं मेरे बच्चे, एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो वर्टिकल ये कौन सी वाली है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई करना का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दो आप, डाइवर्सिफाई करना मतलब, हाँ, डाइवर्सिफाई करना मतलब अपने पंख फैलाना, यानी अपना जो काम है उसे बड़ा करना। हम वहां पे नहीं रुकेंगे जहां पे हम आ गए हैं, हम अब दूसरे किसी प्रोडक्ट से, किसी दूसरे मेथड से अपने आप को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। डन। तो ये मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, अलग अलग एरिया में देखना, यहाँ पे अलग अलग या तो किसी प्रोडक्ट लाइन में, कह रहा है न्यू प्रोडक्ट में जाओगे, या किसी प्रोडक्ट लाइन में जाओगे, या न्यू सर्विस में जाओगे, या न्यू मार्केट में जाओगे। इन्वॉल्व द डिफरेंट स्किल, टेक्नोलॉजी और नॉलेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम किसी भी तरीके से क्या करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। डाइवर्सिफाई करना मतलब अपने ऑपरेशन को बढ़ाना, अपने ऑपरेशन को बढ़ाना। अब उसके अलग अलग मेथड दिए हैं। पहला क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, वर्टिकल क्या, डाइवर्सिफिकेशन, है ना। अब सुनना, ये मैंने गेम सिखाई आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अभी आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल बाहर से खरीदते हो, आप कह रहे हो भैया हमें एक्सपेंड करना है, हमें महंगा पड़ रहा है, हम एक काम करते हैं, ये ऑपरेशन भी अब खरीद लेते हैं, अपने अंडर कर लेते हैं। या हम, ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कह रहे हो ये ऑपरेशन अपने अंदर कर लेते हैं, रॉ मटेरियल पे अभी हमारी कमांड नहीं है, रॉ मटेरियल पे अभी हमारी कमांड नहीं है, तो हम क्या करते हैं दूसरा। सुनो, तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा, हम या तो यहाँ पहुंच जाएं, ये वाला काम हम खुद करने लग जाएं, या हम कोई अदर गुड्स का या अदर ऑपरेशन खुद करने लग जाएं, या हम आफ्टर मतलब मैं ये जो, सुनिएगा, अगर हम ये वाला काम करने लग जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे, है ना। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाला जो हम कर रहे हैं उसके बाद वाला कोई काम करने लग जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्लियर है, खत्म हो गया ये क्या था, ये क्या था हमारे लिए, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या था, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, अगर मैं बोलूँ तो। क्लियर है नहीं है, बोलो बोलो, पढ़ ले। कह रहा है इन दिस द फर्म एंगेज इन द बिजनेस दैट आर वर्टिकली रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। फर्म किस में एंगेज हो जाएगी, बोलो, एक ऐसे बिजनेस में जो कि वर्टिकली रिलेट कर रहा है हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से। समझ में आया, पक्का। आगे देखिए, कह रहा है फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस एंड द वैल्यू चेन। दुनिया के जो जो एलिमेंट डिस्टर्ब कर सकते, आइए बच्चों देखिए, हम पढ़ रहे थे इसको, किसको पढ़ रहे थे, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। देखना, कह रहा है द फर्म रिमेन वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस एंड द वैल्यू चेन। तो ये हमारा क्या है, सेम प्रोसेस है, सीक्वेंस है या वैल्यू चेन है, उसमें हम रहेंगे। हम या तो बैकवर्ड कर लेंगे किसी ऑपरेशन को अपने अंडर, या फिर फॉरवर्ड वाले किसी ऑपरेशन को अपने अंडर कर लेंगे। आगे आइए, क्या होगा आप लोगों का, कह रहा है इट, आज लेडी हल्क आ गई है, वो एक आई थी ना सीरीज, वो बैठ गई है आज पीछे। कह रहा है इट जस्ट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द वैल्यू चेन एंड एंटर इनटू द न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोसेस दैट आर लिंक्ड विद द सेम चेन। क्लियर है, अरे बोलो, नहीं सर कुछ क्लियर नहीं है सर, हम मजे के मूड में हैं, डांस करो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पढ़ लो प्लीज, कह रहा है बहन, पढ़ लो। इट इन्वॉल्व, रिकॉर्डिंग हो रही है, इट इन्वॉल्व मूविंग द फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन एंड entering into the new business that uses the existing business. It also takes place when the organization enter into the business of the distribution network. Clear है, backward में क्या लिखोगे, कह रहा है it involves the moving the backward in the value chain, entering into the business in the supplier raw material. It facility increase the profit and decrease in the cost and
एंड हैव द ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लियर है? पक्का समझ में आया? क्या था ये? क्या था ये? वर्टिकल। बहुत बढ़िया, आइए आगे। अगला क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा आप बताओ? बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है। सुनो, एक ये है हमारा बिजनेस, ठीक है। हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारी जो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस के लोग हैं छोटे छोटे, उनको क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, या उनका काम हम क्या कर लेंगे, अपने साथ मर्ज कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो। देखो, horizontally integrated diversification, it involves the acquisition of similar business operating in the same stage of the product marketing chain, and it may be competitor product और बाय प्रोडक्ट। या तो कंपटीटर का प्रोडक्ट हमने खरीद लिया, मतलब उसका पूरा धंधा एक्वायर करके हम खरीदने लग गए, और या फिर हो गया बाय प्रोडक्ट, है ना, या कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या होता है सर? दारू और गिलास। सर हम दारू भी देंगे उसके साथ गिलास भी देंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री तो प्रोडक्ट है। अरे बोलो, हाथ से तो नहीं पीता ना भाई? सार्थक कह रहा है सर मैं तो हाथ से भी पी। बताइए, या तो हम किसी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को एक्वायर कर लेंगे जिस जिसके साथ मतलब जो हमारे जैसा सिमिलर है, मतलब दोनों मिलके जो काम करते हैं, आपको पता होगा यार, इको में पढ़ा होगा, उसमें से कोई सा दूसरा भी एक्वायर कर लेंगे। डन? चले? हाँ, ब्रेड और बटर, बहुत बढ़िया। चाय और चीनी, सही है। चीनी की मिल अपनी खोल देंगे, चायोज हैं अगर हम, तो यही बोलना चाह रहे हो ना मैडम? अगर हम चायोज हैं तो हम चीनी की मिल खोल देंगे अपनी, तो चीनी हमारे यहाँ से आ जाएगी। वो तो रॉ मटेरियल हो गया ना उसके लिए। शूज और लेसिस, सॉक्स होगा यार, वो तो उसी का पार्ट हो गया। वो वर्टिकल में पहुंच रहे हो आप, बदतमीजो। रॉ मटेरियल है उसका वो, चाय बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है। क्या वो कंपटीटर है तुम्हारा? अगर आप चाय बनाने वाले हो, शुगर मिल आपकी कंपटीटर है? अलग प्रोडक्ट है तो कह सकते हैं, लेकिन ये शूज वाला मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे सॉक्स को बोल सकते हो कि हम अगर शूज बना रहे तो सॉक्स भी बनाने लग जाए। चले 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 चले। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आएगा आपको, देख लेना, पहले ही बता रहा हूँ। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल समझ में आया? इंशाल्लाह हॉरिजॉन्टल समझ में आया। हॉरिजॉन्टल में आपने क्या समझा? कंपटीटर प्रोडक्ट खरीद लेंगे, या बाय प्रोडक्ट हम खुद बनाने लग जाएंगे, मतलब बाय प्रोडक्ट अपने अंदर एक्वायर करके उसी में नया बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कोई बनाने लग जाएंगे, जैसे आपने ब्रेड और बटर बोला। डन? चल सकते हैं? पक्का? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लियर है? डाइवर्सिफिकेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियर है? आप क्या पढ़ रहे हैं? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या होता है मेरे बच्चे, बोलो, ये क्या होता है? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, नाम से तो समझ ही नहीं आ रहा सर। सुनना, मैं बता देता हूँ। जैसे हम एप्पल कंपनी है, हम क्या है? एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी का क्या कॉमन फीचर है आप बताना? आईओएस सब में होता है। उसने पहले आईओएस लाया आईफोन के अंदर, अब उसने मैकबुक लॉन्च कर दिया, उसमें भी आईओएस है। और क्या लॉन्च करा है उसने? आईपैड। उसने उसने क्या करा, पहले धंधा था सिर्फ फोन का, उस धंधे को ऐसे ऐसे ग्रेप कर, ऐसे ऐसे बढ़ा दिया कि पूरा आप एक वो ले सकते हो पूरा बंच। मेरे को घड़ी चाहिए, मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को एयरपोर्ट चाहिए, मेरे को मैकबुक चाहिए, है ना। फ्यूचर में हो सकता है कि वो और कुछ भी लॉन्च कर दे, इससे रिलेटेड माइक लॉन्च कर दे, या कोई भी चीज़, जैसे ई व्हीकल लॉन्च कर दे। वो बोले भैया आईओएस वाला ई व्हीकल है, वो आपके सारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, आप फोन से बोलोगे यहाँ पे, वहाँ पे गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। हो सकता है क्या ऐसा? अरे बोलो, हो सकता है क्या? एप्पल काम कर रहा है, एप्पल इस चीज पे काम कर रहा है। सुनिएगा, तो ये वाला जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ये कैसा हुआ? कंसेंट्रिक। हमने क्या करा, हमारा मेन प्रोडक्ट तो चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से या कोई चीज हमने ऐसी कर दी जिसके साथ हमारा मेन प्रोडक्ट के साथ साथ और दूसरे प्रोडक्ट भी हमारे चलने लग गए। हमने क्या बना दिया, एक सीरीज बना दी। हमने क्या बना दिया, एक
सीरीज बना दी या एक बंच बना दिया अपने प्रोडक्ट का, बढ़ा बढ़ा के अपनी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। क्लियर है? देखो, इट इज ए रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। देखिएगा, कह रहा है इन दिस द न्यू बिजनेस इज लिंक टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू द प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और कस्टमर। अब उसे बताए, देखना एप्पल को तो पता था मेरे फोन का मार्केट है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसी को मैं नई चीज बेच सकता हूं बना के। समझ में आ रहा है? तो मेरे जो फोन के, जो आपने देखा होगा ज्यादातर एप्पल की घड़ी वही यूज कर रहा होता है जिसपे एप्पल का फोन होगा, एयरपोर्ट भी वही यूज करेगा, कोई दूसरा तो नहीं करेगा। तो उसने एग्जिस्टिंग मार्केट को, एग्जिस्टिंग कस्टमर को टारगेट करके अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन उसमें कोई ना कोई चीज कॉमन रहेगी, कोई ना कोई चीज कॉमन रहेगी। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल इसका ले सकते हैं एमआई का। एमआई कंपनी का नाम सुना है आपने? फोन आते थे इसके। इसकी क्या है, किस किस उस पे स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं? पेनेट्रेशन पे, कि सस्ता बेचेंगे ज्यादा बेचेंगे, है ना? जब एमआई नया नया आया था तो आपने देखा होगा नंबर 1 सेलिंग कंपनी बन गया था फोन की वो। डन, उसने ये अवार्ड भी उसे मिला मिला था। लेकिन क्या करा उसने, अब उसकी कॉमन फीचर क्या है उसका? सस्ता बेचना। उसने टीवी भी लॉन्च कर दिया, है ना? और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं एमआई के, वॉच आती है, टीवी आता है, म्यूजिक सिस्टम भी आता ही होगा। डन, तो उन्होंने क्या करा, अब उनकी कॉमन चीज क्या है मेरे को बताना? पेनेट्रेशन, प्राइस पेनेट्रेशन स्ट्रेटेजी बोलेंगे, कि सस्ता वो बेच रहे हैं, वो इस पे वो काम कर रहे हैं और हर प्रोडक्ट को वो वैसा ही बना रहे हैं। डन, कि हम तुम्हें एप्पल वाले फीचर जो एप्पल आपको 1 लाख में दे रहा है, हम 10,000 में पकड़ा देंगे। क्लियर है? सही है? तो इसको क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को, अपनी स्ट्रेटेजी को कॉमन रख के नई नई लाइन ऑफ बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, इसको कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया? आइए, इट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इन दिस द न्यू बिजनेस इज लिंक टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केट या कस्टमर। किसी ना किसी तरीके से वो लिंक है। चलें आगे। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो एमआई है वो सेम कस्टमर को टारगेट कर रहा है, सस्ते वालों को। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे आइए, कह रहा है न्यू प्रोडक्ट इज स्पाइन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एंड द प्रोसेस न्यू प्रोडक्ट डज नॉट फॉल इन द फर्म एग्जिस्टिंग वर्टिकल चेन but is connected at the one or more point in the firm's existing process, technology और market chain। कह रहा है कि वो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट नहीं है पहले जैसा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो, अरे बोलो बोलो। हाँ, चले आइए। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या है? सब कुछ नया। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब सब कुछ नया। मेरे को लगता है कि मेरे को नए बिजनेस में आना चाहिए, पैसा लगाया, नए बिजनेस में आ गए। देखो, कह रहा है इट इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। क्या पुराने से रिलेटेड है? नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? अनरिलेटेड। ये सारे रिलेटेड थे, ये भी रिलेटेड था, ये भी था, ये भी था। धंधे से तो रिलेटेड ही है सब कुछ। तो अगर आपसे ये पूछेगा अनरिलेटेड और रिलेटेड तो लिख देना, पूछ सकता है भाई। आइए, अनरिलेटेड क्या है? कह रहा है इन दिस द न्यू प्रोडक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और मार्केट। सब कुछ बिल्कुल नया नया होगा। देयर इज नो लिंकेज, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन द न्यू एंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। क्लियर है? चारों क्लियर है पक्का? कौन कौन से पढ़े हमने इंटेंसिफिकेशन? कौन कौन से इंटेंसिफिकेशन पढ़े हमने? सर हमने इंटेंसिफिकेशन नहीं, हमने क्या पढ़ा है? डाइवर्सिफिकेशन। कौन कौन से? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट। याद रहेगा, कंसेंट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझ में नहीं आता। सही है? ग्रोथ स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी डिटेल में और जा रहे हैं हम, ये घर से पढ़ लोगे एग्जाम्पल, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है ये आपको भर के लाना है इसमें। अरे मतलब इसमें से कौन सा डाइवर्सिफिकेशन लगेगा, घर पे कर लेना। आगे चलते हैं। नहीं, लो कर लो, खेलो खेलो खेलो। कह रहे लार्ज सुपरमार्केट चेन कंसिडर टू परचेज ए नंबर ऑफ फार्म्स that should provide it a significant amount of fresh produce. This is example of vertical। बोलो अगला। कह रहा है कॉफी बीन मैन्युफैक्चर में चूज टू मर्ज विद द कॉफी कैफे। कह रहा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। सही है? अगला कह रहा है ए कंपनी प्रोड्यूसिंग द क्लॉथ वेंचर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शूज। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या कर रहा था वो? वेंचर में आ गया ना, वेंचर।
कंसेंट्रिक बोलेंगे। आगे सीमेंट मैन्युफैक्चर डाइवर्सिफाई इनटू द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील रबड़, तो ये कौन सा हो गया? कॉन्ग्लोमेरेट। सही है, समझ में आ जाएगा यार, बहुत इजी है। आगे आइए, ये सारे एग्जाम्पल हैं, समझ में आया? हमने जो गेम खेल लिया ऊपर, गेम खेल लिया नहीं खेल लिया? ये था ये था ये था ये था ये था, आगे वाले को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। पीछे वाले को क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। क्लियर है? फिर हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? बाय प्रोडक्ट। चले आगे आइए, रिलेटेड वर्सेस अनरिलेटेड, बात हो गई है? पढ़ देता हूं एक बारी बस, बात हो गई है या नहीं? आइए, related diversification, exchange and the exchange or share asset or the competency by exploiting the brand name, marketing skill, sales and distribution capacity, manufacturing skill, R&D and the new product capability, economies of scale। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख सकते हो आप रिलेटिव में, सही है? अनरिलेटेड में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, focus on the multiple product, reduce the risk by operating the multiple product market, defense against the takeover bids and provide the executive interest। सही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना। चले, यहाँ पे वो तीनों आ जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ वो एक आ जाएगा, है ना? आइए, एक्सपेंशन थ्रू क्या होता है? मर्जर और एक्विजिशन में फर्क। अभी ग्रोथ स्ट्रेटेजी चल रही है, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। बताना, मर्जर और एक्विजिशन में फर्क क्या है? M&A, बहुत बढ़िया। जैसे हमारा कौन था? वोडाफोन और आइडिया, अब क्या बन गया वो? VI, है ना? और आपने सुना होगा बिग बाजार को किसी ने एक्वायर कर लिया था, है ना? फ्यूचर फ्यूचर करके नाम था उसका, फ्यूचर ग्रुप कहते थे उसको, फ्यूचर करके कंपनी का नाम था बिग बाजार। अब उसे किसने एक्वायर कर लिया? रिलायंस। या इसमें आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हो, हमारी टाटा ने किसको खरीद लिया? हाँ, जैगवार को और लैंड रोवर को, है ना? आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो मर्जर का मतलब क्या है? दो कंपनियां हैं, दोनों ने मिलके एक नई कंपनी बनाई, धंधा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और एक्विजिशन का मतलब क्या है? एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को खरीद लिया। सही है, आइए पढ़ते हैं, बस इतना ही समझाना है इसमें। कह रहा है मर्जर एक्विजिशन इज एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी है ये? एक्सटर्नल ग्रोथ। वो दोनों जो पढ़ी थी कौन सी थी? इंटरनल। क्या नाम था इंटरनल का? इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के टाइप पढ़े चार, कौन कौन से? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट। सब याद है पक्का? आइए, मर्जर एंड एक्विजिशन इज एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। क्या ये वाला चैप्टर क्लास में याद हो जाएगा? चलो थैंक यू, पूरी बुक हो जाए मैं तो कहूँ। इट रेफर्स टू द प्रोसेस of combining two or more organization together. It is instant means of achieving the expansion। सही है? क्या कह रहा है? इंस्टेंट मीन है, कह रहा है भैया पैसा बहुत है हम पे, है ना? आइए, रीजन, M&A के रीजन क्या है देख लो। कह रहा है इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू बाईपास, अवॉइड और curtailment है ये ना, circumvent time and risk involved in the initial stage of expansion। तो उन सब रिस्क को बाईपास कर देता है, सीधा कंपटीटर को ही खरीद लेंगे या मर्ज हो जाएंगे, तो सिनर्जी इफेक्ट भी आ जाएगा, काम अच्छे से होगा, ज्यादा मार्केट कैप्चर कर पाओगे, मार्केट का शेयर अच्छा मिलेगा, ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। आगे आइए, कह रहा है टू अचीव द सिनर्जी बिटवीन द पेरेंट एंड, पेरेंट ही लिखा है ना, बिटवीन द पेरेंट एंड एक्वायर्ड एंटिटी इन द टर्म ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हर तरफ से आपको सिनर्जी इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि आप दो कंपनियां आप मिल गई हो तो दोनों मिलके काम करेंगे। कह रहा है व्हाइल मर्जर एंड एक्विजिशन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली देयर इज थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लो कौन कौन सा है। कह रहा है टू और मोर कंपनी कम टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज टू एक्सपेंड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मर्जर, है ना? और टाटा ने जो लैंड रोवर को और जगुआर को जो लिया वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्विजिशन। देखिएगा, वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग organization take over the other organization and control all of its one
फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, दोबारा लिख दिया, ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन वीकर वन एंड द कंबाइन द ऑपरेशन रन इन द नेम ऑफ द पावरफुल एंटिटी। तो अब वो टाटा के नाम से ही चलेगा, वो बात अलग है कि वो सेम नाम से चला रहे हैं क्योंकि उनका पहले से मार्केट बना हुआ है, इसलिए नाम चेंज करेंगे तो दिक्कत आएगी। डील इन द फाइनलाइज ऑन द फ्रेंडली टर्म, ये कैसे टर्म में होता है मर्जर? क्या वोडाफोन और आइडिया दोनों दोस्त हैं? बोलो। अरे मर्जर तो दोस्ती के टर्म से हो गया ना, हम दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। आप पहले हम एक थे, पहले हम दो थे, अब हम एक हो गए हैं। और ये क्या है? डील इन द ऑफ्टन अनफ्रेंडली टर्म, बोल रहा है अनफ्रेंडली लेकिन ऐसा होता नहीं है, डील तो बैठ के ही होती है। कुछ जो बिजनेसेस हैं वो चाहते हैं कि वो सेल कर दें बड़े प्लेयर को और नया बिजनेस बनाएंगे, आता है या नहीं आता? होता है, ऐसा नहीं होता? तो ये यहाँ पे लिखा है आपकी बुक ने, लेकिन रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अनफ्रेंडली हो। डन, क्योंकि अनफ्रेंडली होगा बंदा बेचेगा ही नहीं। बोलो ना, बेच देगा क्या? क्लियर है? पढ़ लो। कह रहा है डील इज ऑफ्टन फाइनलाइज ऑन अनफ्रेंडली टर्म, एक्विजिशन ऑफ्टन हैपन ड्यूरिंग द रिसेशन इन द इकोनॉमी एंड ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्लियर है? चल सकते हैं पक्का? एमएनए क्लियर है आपका? एमएनए क्लियर है? तो याद रखिएगा एमएनए को भी, ये क्या है, ये कब खेला जाता है बताइए? ये एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, और यहाँ पे इंस्टेंट अचीव करने के लिए हमें एक्सपेंशन को हम ये करते हैं। अगर हम हमारे पास, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको भी समझ में आ रहा होगा, अगर आप एक्वायर कर रहे हो किसी को तो पैसा चाहिए आपको, है ना, और इतनी पावर भी चाहिए कि आप उसको संभाल पाओ। डन, तो आप लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऐसा कर सकते हैं, है ना। आइए टाइप ऑफ मर्जर पढ़ लो। सुनो सुनो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट, सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, पढ़ लोगे? चल सकते हैं आगे। वर्टिकल मर्जर किसे बोलेंगे? अपने सेम वैल्यू चेन में से ले लोगे। हॉरिजॉन्टल किसको? कंपटीटर को उठा लिया, ठीक है। कोजेनरिक किसको बोलो? कोजेनरिक कंसेंट्रिक की तरह, कोई कनेक्टेड चीज है जिसको हम कनेक्ट करके बेच सकते हैं, उठा लिया उसे। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ। और कॉन्ग्लोमेरेट बिल्कुल नया, पढ़ लेना यार। आइए ये भी पढ़ लेना। आइए एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये क्या होता है? इसमें हम खरीद नहीं रहे, इसमें ना हम मर्जर कर रहे, ना हम एक्विजिशन कर रहे, लेकिन ये एक एक्सटर्नल तरीका है एक्सपेंड करने का। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, नॉर्मल किसी के साथ टाई अप कर लिया। जैसे आपने पीछे देखा होगा, जब आप कभी कोई सामान खरीदने जाते हो इलेक्ट्रिक का, तो वो आपको कई बार गिफ्ट दे देता है बड़ा सा। आप टीवी खरीदने गए हो, उसके साथ आपको एलेक्सा दे देगा। आ रहा है समझ में? आपको कई बार वो, आप कोई दूसरा फोन लेने जाते हो लेकिन वो एयरपोर्ट दे देता है ना। तो वो टाई अप हो जाते हैं दो बिजनेसेस के कि हम आपका प्रोडक्ट, मतलब हमारा प्रोडक्ट आप अपने साथ बेच लो। डन। जैसे आपने उबर में भी देखा होगा, उबर स्पॉटिफाई को वो कर रहा था कि अगर आप उबर राइड लोगे तो स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन आपका फ्री है। देखा था आपने? आप तो बैठते ही नहीं हो, बड़े लोग हो, प्राइवेट प्लेन वाले, तो कैसे बैठोगे? समझ में आया? इतना समझ में आया? स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या है बताओ? अरे बताओ। मर्जर एक्विजिशन नहीं हो रहा, लेकिन हम टाई अप कर रहे हैं। इसको मैं एक छोटे वर्ड में बोलूं तो ये टाई अप्स है। होता है या नहीं होता? अरे बोलो, पढ़े पढ़े, क्लियर है? आइए, कह रहा है स्ट्रेटेजिक अलायंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेस दैट इनेबल द ईच टू अचीव द सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। आपको पता है दो गाड़ी आती हैं बेटा, एक बलिनो और ग्लेंजा। स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो, पता है, दोनों का टाई अप है कि हम मिलके, या आप मिलके, या ये मेरे को अंदर की बात नहीं पता, मिलके बनाया है या अलग अलग बनाया है, लेकिन दोनों ने एक डिजाइन डेवलप कराया है। डन, सुन लो, है ना। तो मारुति मारुति का टोयोटा के साथ क्या है? एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है कि भैया सेम बिल्कुल सेम है, बस फ्लैग उसका है और उसका है, मतलब टैग दोनों का, लोगो दोनों का अलग अलग है। डन। तो वो एक तरह का क्या है? स्ट्रेटेजिक अलायंस है। किस लिए करा? कि दोनों ही मार्केट को क्या कर सके, मार्केट की ग्रोथ को कैपिटलाइज कर सके, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। आया समझ में? नहीं आया? ऐसी एक और गाड़ी है, ब्रेजा और अर्बन क्रूजर। पहले पहले
सेम थी, अब उसने ब्रेजा में बहुत सारे निकाल दिए ना, विटारा अलग कर दी, ब्रेजा अलग कर दी, विटारा ब्रेजा अलग है, ग्रैंड विटारा अलग है, बहुत सारा निकाल दिया उसने उससे ही। पहले सबसे पहले आई थी विटारा ब्रेजा, विटारा ब्रेजा में से विटारा अलग कर दी, है ना, और ब्रेजा अलग कर दी, और ग्रैंड विटारा अलग कर दी, यही तो है। चलो पढ़ लेना, आ जाओ यहाँ आ जाओ, आप स्ट्रेटेजिक अलायंस पे आ जाओ, गाड़ियों में मत जाओ, प्लीज इधर आ जाओ यार मेरे बच्चों। स्ट्रेटेजिक अलायंस आ रहा है समझ में आपको? क्या है ये? रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर बिजनेस दैट एनेबल द ईच टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था कि भैया हम धंधा बढ़ाएंगे, दोनों मिलकर बढ़ाते हैं, सही है, तो टाई अप्स हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन धंधा है, प्लीज इधर, हमारा जो मेन धंधा है वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली चल रहा है, डन, उसमें कोई पंगा नहीं चाहिए। कह रहा है विच नीदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन देयर ओन, जो हम अकेले अचीव नहीं कर पाते वो हम मिलके कर लेते हैं। कह रहा है स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर मेंटेन देयर स्टेटस एज द इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटी, दे शेयर द बेनिफिट एंड कंट्रोल ओवर द पार्टनरशिप। कह रहा है स्ट्रेटेजिक अलायंस इज ऑफ्टन फॉर्म्ड इन द global market where the businesses are based in the different part of the world। क्लियर है? ये वाला समझ में आया आपको? स्ट्रेटेजिक अलायंस इज ऑफ्टन फॉर्म्ड, ये समझ में आया? हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो बाहर से कोई कंपनी आना चाहती है और वो इंडिया का मार्केट ग्रैब करना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि इंडिया में बाहर के लोगों को ज़्यादा इज्जत स्टार्टिंग में नहीं दी जाएगी। आप ये समझ लो, एक टाटा, टाटा है, रतन टाटा जी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़्यादा तवज्जो किसको दी जाएगी? टाटा को। और अगर ये बोला जाए, सुन लीजिएगा, मैं कोई बाहर से, मान लो टेस्ला ही आ रही है, ये बोला जाए टेस्ला और टाटा ने एक साथ हाथ मिला लिया, और अब टाटा के सुपरविजन में या टेस्ला और टाटा एक साथ मिलकर कुछ काम करेंगे, टाई अप्स करेंगे, कुछ स्टार्टिंग की जो गाड़ियां हैं वो एक साथ मिलकर निकालेंगे, तो आप बताओ ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ेगी या कम? ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो ग्रोथ है, जो मार्केट है, वो अच्छे से कैपिटलाइज हो पाएगी। तो ये इस तरीके से भी करे जाते हैं कि ग्लोबल मार्केट को अच्छे से एक्सप्लॉइट करा जाए। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? हाँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे चाइना है, चाइना से दुनिया भर का इंपोर्ट इंडिया में होता है ना, लेकिन चाइना ऐसी कंट्री है जो बाहर वालों को अपने अंदर नहीं घुसने देती, बाहर वालों को अपने अंदर नहीं घुसने देती। तो अगर आपको कोई धंधा वहां पे चालू करना है, मान लो आपको ओला का धंधा वहां पे चालू करना है, तो वहां पे एक कंपनी है, वो आपसे पहले टाई अप करेगी, वो आपको बोलेगी कि आप इंडिपेंडेंटली तो कर ही नहीं सकते, आपको हमारे साथ मर्ज होकर काम करना पड़ेगा, डन। तो ये चीज भी आप ग्लोबल मार्केट को कैपिटलाइज कर सकते हो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस से। आ रहा है या नहीं आ रहा? अब सुनना, एडवांटेज कैसी है ये? ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज मिलेगी इससे हमें, कैसे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगी, इकोनॉमिक एडवांटेज कैसे बताओ? बोलो बोलो। अरे पैसा ज्यादा कमाएंगे, कॉस्ट कम आएगी, मिलके काम करेंगे, बेनिफिट ज्यादा होगा, कंपटीशन कम होगा, फायदा ज्यादा मिलेगा। आ रहा है नहीं आ रहा? स्ट्रेटेजिक कैसे? राइवल कोई ज्वाइन करा लिया तो स्ट्रेटेजिकली भी फायदा मिलेगा। और पॉलिटिकली कैसे फायदा मिलेगा? बोलो, पॉलिटिकली कैसे फायदा मिलेगा? बोलो बोलो। अरे कई बार आपने देखा होगा, न्यूज चैनल जो होते हैं, न्यूज चैनल किसी एक रिस्पेक्टिव आदमी की बढ़ाई कर रहे होते हैं और एक रिस्पेक्टिव आदमी का कम कम कर रहे होते हैं, उसकी ज़्यादा बढ़ाई नहीं करते, तो वहाँ पे क्या होता है, बिजनेसमैन का पैसा लगा होता है, तो उसको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलती है। आ रहा है या नहीं आ रहा? बिजनेसमैन का अगर पैसा मिला है, मेरा कोई प्रोडक्ट है और मैंने किसी न्यूज़ चैनल से टाई अप कर रखा है, तो वो मेरे प्रोडक्ट को बढ़िया दिखाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? चाइना वाला भी हो सकता है पॉलिटिकल एडवांटेज, जैसे वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप बाहर से जाके धंधा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वहाँ पे किसी कंपनी के साथ मिल जाओ तो स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू आप मिलोगे तो आपको काम करने दिया जाएगा, तो पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाएगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार डिटेल में पढ़ लें, ये पढ़ लोगे, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक, और ये पॉलिटिकल पढ़ लोगे। हाँ बोलो बोलो, फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, कॉस्ट कम हो जाएगी, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, फैसिलिटी, इकोनॉमिक स्केल पे काम कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन में आप स्किल और कैपेबिलिटी सीखोगे, पार्टनर आपका हेल्प करेगा एनहांस करने में आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, देखो देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी, है ना। आ रहा है नहीं आ रहा? ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ लेना, ये तो समझ में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। याद रखना, लेकिन चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। किस में लिखोगे? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में हमें चार एडवांटेज मिलती है, कौन कौन सी?
ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल। ऑर्गेनाइजेशनल कैसे, वो यहाँ टैब में लिखा हुआ है कि आपका पार्टनर, मतलब आप किसी के साथ मिलकर काम करोगे, आप सीखोगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो आपको कुछ सिखाएगा, आप उसको कुछ सिखाओगे, प्रोडक्शन चैनल मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाएगा, मार्केटिंग का भी फायदा हो सकता है ना। और हो सकता है आपके कंपटीटर की जो क्रेडिबिलिटी है वो अच्छी हो, जैसे टाटा की क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो उसका फायदा आपको मिल जाए। डन। इकोनॉमिक में आप पैसा ज़्यादा कमाओगे, इकोनॉमिक स्केल कर पाओगे, ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। स्ट्रेटेजिक में आप राइवल को ही खरीद लोगे तो आप कंपटीशन को कट कर दोगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? सही है। और पॉलिटिकल में कहीं पे धंधा अगर नहीं कर पा रहे तो वहां पे भी धंधा कर सकते हो। जैसे कई आपने देखा था कई बार जो नए नए प्लांट लगते हैं गांव में, तो वहां पे पहले रिजेक्ट करा जाता है, मना करते हैं गांव वाले कि नहीं हम खेत नहीं बेचेंगे ये वो, लेकिन उसे समझा के कुछ ऐसा करके वहां पे वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बना के पॉलिटिकल एडवांटेज वहां पे ले ली जाती है। आ रहा है या नहीं आ रहा? पढ़ लेना घर से, आ जाओ। डिसएडवांटेज पढ़ लो प्लीज ध्यान से, डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है, कौन सी स्ट्रेटेजी है बोलना? ग्रोथ थी ना, ग्रोथ में लास्ट है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछेगा, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसकी डिसएडवांटेज हैं। तो पक्का पक्का क्वेश्चन बना हुआ रखा है, बस आपको खाना है, हलवा तैयार है। डन। आइए, डिसएडवांटेज क्या है? शेयरिंग हो जाएगी। शेयरिंग बोले तो आपका आइडिया उसके पास पहुंच जाएगा, उसका आइडिया आपके पास पहुंच जाएगा, आपके जो बिजनेस सीक्रेट है वहाँ वहाँ पहुंच जाएंगे, उसके बिजनेस सीक्रेट भी लीक हो सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? और दूसरी क्या है? पोटेंशियल कंपटीटर, कंपटीटर खत्म होंगे, है ना। देखिएगा कह रहा है इट में क्रिएट ए पोटेंशियल कंपटीटर इफ स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर डिसाइड टू पार्ट द वे इन द फ्यूचर। कह रहा है सुनिए, पोटेंशियल कंपटीटर बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है आप ना इस तरह का स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हैं ना, तो आप एक नए कंपटीशन को जिंदा कर देते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप एक नए कंपटीशन को जिंदा कर देते हो। जैसे आपने क्या करा, मान लो आप कैब वाले थे, आपने बोल दिया मेरे साथ बैठोगे तो मैं अमेजोन का सब्सक्रिप्शन दूंगा, अमेजोन प्राइम का। अब दूसरे कैब वाले को ये चीज समझ में आ गई, उसने बोला मैं 5 सब्सक्रिप्शन दूंगा, आओ बैठो मेरे साथ। तो एक नया तरह का कंपटीशन जिंदा कर दिया आपने। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस से क्या बढ़ता है, आप कंपटीशन को बढ़ा देते हो, कई बार नए कंपटीशन को जिंदा कर देते हो जो था भी नहीं। पहले आप सिर्फ कैब कैब में खेलते थे तो इस तरह का तो कंपटीशन नहीं था, अब वो उसमें पैसे का फायदा उठा के 5 सब्सक्रिप्शन देगा आपको, तो नया कंपटीशन जिंदा हुआ नहीं हुआ? बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का। शेयरिंग भी एक तरह की डिसएडवांटेज है। शेयरिंग, वैसे शेयरिंग इज केयरिंग होता है, लेकिन शेयरिंग यहाँ पे डिसएडवांटेज है। देखिए क्या कह रहा है, ऐसे रिक्वायर द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज स्किल प्रॉफिट, हाउएवर द शेयरिंग नॉलेज ऑफ द स्किल मे बी प्रॉब्लमेटिक इफ दे इन्वॉल्व द ट्रेड सीक्रेट। सही है। सबसे, और ये भी बोल सकते हो कि भैया जो भी कमाई होगी उसको शेयर करना पड़ेगा, ये भी एक तरह की डिसएडवांटेज है। पहले जितना भी आता था मैं कमाता था। क्लियर है नहीं है? चल सकते हैं। आइए अब अगली स्ट्रेटेजी, बात चल, बात करते हैं, बात करते हैं किसकी? आइए बच्चा लोग, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की लास्ट स्ट्रेटेजी अपनी, जो हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का चैप्टर को कर देगी समाप्त, जिसका नाम है क्या? रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी में की बात करी थी हमने अभी, टॉपिक से पहले हमने करी क्या कुछ छोटी छोटी बातें करी थी रिट्रेचमेंट की? बताओ बताओ। रिट्रेचमेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, है ना। तो यहाँ पे ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जिसमें हम क्या करेंगे, अपने धंधे को कम करेंगे। हो सकता है कि हमारा कहीं कहीं लॉस हो रहा हो, तो उस वाली चीज को हम ओवरकम करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी लगाएं। डन। तो डिक्लाइनिंग स्टेज में ये स्ट्रेटेजी लगाओगे मेरे ख्याल से, बोलो बोलो। हाँ, यहाँ पे 3 चीजें आएंगी जिसमें हम खेलेंगे। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है रिट्रेचमेंट की? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। डन। टर्न अराउंड का मतलब क्या है? टर्न अराउंड का मतलब ये एक इंटरनल स्ट्रेटजी है, यहाँ पे हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे, अपने ही बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करके हम चेंज करके देखेंगे। जैसे हमने मान लो कोई मैनेजर चेंज कर लिया, जो टॉप मैनेजमेंट है उनको चेंज करके दूसरे मैनेजमेंट को लाए, वो चला के देखेगा। आप समझ में आ रहा है? या हमने कोई प्रोसेस को चेंज करा, मतलब इंटरनली कुछ भी चीज को ऊपर नीचे करके हम चेंज करके देखेंगे। प्रोडक्ट को थोड़ा सा डेवलप कर दिया, पहले जैसा था बोरिंग लग रहा था उसको थोड़ा सा चेंज करा। डन। तो हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। इसका मतलब है कि हम इंटरनली चीजों को चेंज करके देखेंगे, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उस प्रॉब्लम में रूट कोज देखेंगे, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका वो देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इससे हमारा प्रॉफिट न्यूट्रलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब लॉस मेट आउट हो रहा है या
नहीं हो रहा। ये थी टर्न अराउंड, समझ में आया। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कौन सी थी? डाइवेस्टमेंट एक एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होगा, हम अपने जो कुछ एरिया ऑफ बिजनेस होगा उसको क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे, मान लो हमारी 10 ब्रांचेस चल रही है, उसमें से हमने 3 या 2 आइडेंटिफाई करी जो बिल्कुल ही गंदी चल रही है, जहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, लॉस हो रहा है, अच्छी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो रही है ना, अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अच्छा आउटपुट नहीं निकल रहा, किसी भी तरह से जो दिक्कत आ रही है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डाइवेस्ट कर देंगे, यानी सेल आउट कर देंगे। डन, समझ में आ रहा है। लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी मतलब पूरा का पूरा धंधा बंद। डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में क्या फर्क है? डाइवेस्टमेंट का मतलब है हमने कोई एसबीयू अपना खत्म करा है। एसबीयू क्या था? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जो अलग अलग थी। टाटा का एग्जांपल देकर मैंने समझाया था। तो हमने एक प्रोडक्ट लाइन अपनी बंद कर दी, या एक प्रोडक्ट में से भी कुछ प्रोडक्ट बंद कर दिए, उसको तो किस में ले आओगे आप? डाइवेस्टमेंट में। लिक्विडेशन का मतलब है पूरा का पूरा धंधा ही बंद कर दिया। डन। तो लिक्विडेशन बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन है, जहां पे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने हमने टर्न अराउंड लगा के देख ली, डाइवेस्टमेंट लगा के देख ली, तब भी धंधा नहीं चल रहा। तो उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट में लिक्विडेशन। समझ में आया? जैसे मैं नोकिया की बात करूं, तो नोकिया ने क्या करा था? पहले टर्न अराउंड लगा, पहले तो छोटे वाले फोन बहुत अच्छे से चलते थे, सांप खेलते थे आप, सांप वाला गेम, उसमें बहुत अच्छा चल रहा था उनका सांप वाला गेम। जब छोटे फोन चलते थे, नोकिया 1100, 2100, 2200, वो बहुत मजा आया था उस वक्त, नए नए फोन आए। लेकिन धीरे धीरे ना टेक्नोलॉजी की वजह से वो पीछे होती चली गई। डन। सुनना प्लीज, उन्होंने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगाई थी, उन्होंने भी स्मार्टफोन निकाले थे, गूगल के साथ टाई अप करके, गूगल नेक्सिस करके कुछ फोन आया था। अच्छा, विंडोज का, नोकिया का विंडोज आया था, टाई अप करके उसने एक तरह से टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगाई थी। और उसने क्या करा था कि नोकिया के अंदर हम एंड्रॉइड ना देके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे, तो उन्हें लगा था ये चल जाएगा, लेकिन हालांकि वो नहीं चला। फिर लास्ट में उन्हें क्या करना पड़ा? डाइवेस्टमेंट करा होगा, तो कुछ कुछ बिजनेसेस बंद करे होंगे, उसके बाद लास्ट में लिक्विडेशन ही हो गया। आज की डेट में फोन कोई ले ही नहीं रहा नोकिया का। आ रहा है या नहीं आ रहा? पढ़ सकते हैं आप। माइंड में एक रोड मैप तैयार हो गया आपका कि रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है और किस किस में क्या क्या होता है। पढ़े, आइए देखो। कह रहा है इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशनल सब्सटेंशियली रिड्यूस इट्स स्कोप ऑफ एक्टिविटी। क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन? रसिका मैडम, क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन? रिड्यूस करेगा क्या? स्कोप ऑफ एक्टिविटी। प्लीज इजी है तो ये मत समझो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये उतना ही है, इसलिए ध्यान से पढ़ लोगे तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। बाद में बोध ग्रुप तैयार करने वाले बच्चों को टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें सिर्फ आप क्लास में ही पढ़ के पहुंच गए पेपर देने, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लो, ताकि अगर रिवीजन में कुछ दिक्कत भी आ गई या कुछ चीजें छूट भी गई तो वहां पे आप अच्छे से लिख पाओ। चले, आइए। कह रहे इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन substantially reduce its scope of activity. It is needed when the organization performance deteriorates to a point that need radical changes in the strategic direction, है ना। यानी जहां पे हमें एग्रेसिव चेंज करने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी हो रही है? खराब हो रही है। डन, चले। कह रहा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इस स्ट्रेटेजी की? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी देखना। कह रहा है रिट्रेचमेंट और टर्न अराउंड शुड बी व्यूड एज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच्ड। मतलब कह रहा है इसे रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी माना जाता है। हालांकि हाँ, हम इस कई बार ये भी होता है कि इट इज बेटर टू एग्जिट। तो ये जरूरी नहीं कि भैया अगर आप बेच रहे हो या रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी लगा रहे हो तो ये गलत है। क्यों? मान लो आपके लॉसेस हो रहे हैं हर साल, और लॉसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप तो धीरे धीरे गड्ढे में जाते जा रहे हो ना। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आप अगर राइट टाइम पे एग्जिट मार दो तो हो सकता है आप नए बिजनेस से उस लॉसेस को ओवरकम कर लो। सही है, आगे चलें। कह रहा है लाइक द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इट इन्वॉल्व द रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे भी रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस है। चले आगे, स्टेप्स देख लो कौन कौन से हैं। कह रहा है फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरिया, डायग्नोज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड टेक द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर है? तो देखेंगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है और फिर उसे डायग्नोज करोगे और क्या देखोगे? सॉल्व कर लोगे। जैसे मैं बताता हूँ, आपने एक बिजनेस करा, वहाँ के
आपको पता चला लॉस हो रहा है, ओवरऑल लॉस हो रहा है और ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपने जब ध्यान से चेक करा ना तो आपको पता लगा कि 4 एसबीयू तो मेरे ऐसे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, एक एसबीयू ऐसा था जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही और बहुत सारा लॉस आ रहा है। तो एक एसबीयू की वजह से ओवरऑल लॉस आ रहा है आपका, अगर आप उस एसबीयू को बंद कर दोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा निकल के या नहीं आएगा? आएगा। डन। तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, इसे डायग्नोस करोगे और फिर क्या करोगे? सॉल्व करोगे प्रॉब्लम, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? आगे आइए, कह रहा है द अबव स्टेप्स रिजल्ट इन द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। चले आइए पहले टर्न अराउंड पढ़ ले। टर्न अराउंड में मैंने क्या बोला, इसे एक तरह से इंटरनल रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, पहले बता देता हूं इसमें करेंगे क्या। देखो यहाँ पे हम, प्लीज इधर देख लो, क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। अभी पढ़ाऊंगा है क्या ये डिटेल में, ओवरव्यू आपको दे दिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे अपने किसमें, टॉप मैनेजमेंट में। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी मतलब हमारा धंधा नहीं चल रहा, हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट ठीक से काम ना कर रहा हो, तो हम इंटरनली अपने टॉप मैनेजमेंट को चेंज करके देख लेंगे। अगला क्या आ रहा है, इनिशियल क्रेडिटेबिलिटी बिल्डिंग एक्शन लेंगे हम। जैसे आपने एयर इंडिया का नाम सुना है, एयर इंडिया लॉस में जा रही थी, टाटा ने खरीद लिया, क्रेडिटेबिलिटी बढ़ गई, अब वो ठीक कर देंगे उसे। आगे आइए, कह रहा है क्विक कॉस्ट रिडक्शन। क्विक कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन हम क्या करेंगे, अब उन पे काम करेंगे और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। जो भी अवॉइडेबल एक्सपेंसेस होंगे, जो भी अवॉइडेबल कॉस्ट होगी, उसको आप इग्नोर कर दोगे, हटा दोगे, न्यूट्रलाइज करोगे, करोगे नहीं मतलब। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, रेवेन्यू जनरेशन पे आप काम करोगे। किसमें, कौन सी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, टर्न अराउंड। तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, उस पर काम करोगे कि कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा। यानी आपका धंधा आने वाला है, पहले से ही बस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही चल रही है, प्रोडक्ट ही नहीं लॉन्च हो पा रहा। आपने देखा होगा शार्क टैंक, बहुत सारे बिजनेसेस आते थे, वो पूछते थे कि आप कैसे हो, प्री रेवेन्यू पोस्ट रेवेन्यू, तो वो बोलते थे भैया प्री रेवेन्यू, तो कुछ कुछ बंदे बोलते थे भैया मैं प्री रेवेन्यू में पैसा नहीं लगाता। समझ में आ रहा है? तो वही बात हो रही है कि भैया आप पहले ही ऐसी स्टेज में आ गए, रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पा रहे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो रेवेन्यू जनरेशन चालू करो। डन। आगे आइए, कह रहा है असेट लिक्विडेशन फॉर द जनरेटिंग कैश। कई बार बेटा ऐसा भी होता है कि हमें कैश, इतना ज्यादा हमारी बुरी हालत थी, कैश भी नहीं थे बिजनेस में, तो क्या करेंगे, हम अपनी एसेट को बेच के कैश जनरेट करेंगे और उससे सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आगे आइए, कह रहा है बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन। बढ़िया इंटरनल कोऑर्डिनेशन बनाओगे। जो भी ऐसा हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन की वजह से ही दिक्कत आ रही हो, आपका जॉइंट वेंचर में काम चल रहा है या आपकी टीम में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करोगे। कह रहे हैं न्यूट्रलाइजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम दी बैंक। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर लाइबिलिटी इतनी हो गई बैंक की कि उस प्रेशर में आप काम ही नहीं कर पा रहे, तो पहले उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करोगे। तो ये सब क्या है, ये स्टेप्स हैं किसके, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के। डन। तो एरिया इनमें से कहीं निकलेगा, एरिया ऑफ प्रॉब्लम, उस पर काम करोगे आप। क्लियर है नहीं है? एक बार फिर से, चेंज इन टॉप मैनेजमेंट, दूसरा क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करोगे, क्विक कॉस्ट रिडक्शन करोगे, रेवेन्यू जनरेशन करोगे, असेट को लिक्विडेट करके जनरेट करना चाहोगे कैश, और बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन बनाओगे और न्यूट्रलाइज करोगे एक्सटर्नल प्रेशर को, जैसे कि बैंक की लायबिलिटी वगैरह। डन है? क्लियर है? आगे आइए, आ जाओ, अब टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, बहुत इजी है। कह रहा है इट इज नाउ, बेटा देखो यहां तक पढ़ लिया था, टर्न अराउंड बता रहा हूं, चले आइए। कह रहा है इट इज नोन एज द इंटरनल रिट्रेचमेंट। इंटरनल रिट्रेचमेंट क्या कह रहा है बच्चे, इट इज नोन एज द इंटरनल रिट्रेचमेंट वेयर द एम्फासिस इज लेड ऑन इंप्रूविंग द इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इंटरनली अपन चेंज करेंगे कुछ कुछ चीजें, और उससे अपनी जो भी दिक्कत आ रही है, जिस वजह से भी हमारा जो बिजनेस है वो डेट्रॉइट हुआ है ना, उसे उसे ठीक करेंगे। डन। कह रहा है इट मींस टेकिंग द स्टेप टू रिजर्व द रिवर्स द डिक्लाइन एंड कन्वर्ट द लॉस मेकिंग कंपनी इनटू द प्रॉफिट मेकिंग। सही है? तो जो ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा था, उसको हम कैसे करने की कोशिश करेंगे, ऊपर की तरफ करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कंडीशन एंड द इंडिकेटर विच पॉइंट आउट दैट द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर। कह रहा है ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पे आप टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। जैसे देखो,
अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट एंड दी सर्विस, आप कंपटीशन में ही नहीं आ पा रहे, आपने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कंपटीशन में ही नहीं आ पा रहा। इसका एग्जांपल ही मैं दे रहा था आपको, आरसी कोला, एक कंपनी आई थी सॉफ्ट ड्रिंक की, जो भैया नहीं कम्पीट कर पाई पेप्सी को और कोका कोला को, तो वो आउट हो गई मार्केट से। डन, आगे देखिए, कह रहा है डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, आपका मार्केट शेयर धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया, तो इसको नोकिया भी बोल सकता हूं मैं। हाँ, मोटरोला भी पहले आई थी, मोटरोला भी धीरे धीरे कमी हो रही है ना। है, आते हैं फोन, हाँ लगे हुए हैं वो भी, यही तो कर रहे हैं, वो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। आइए, मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट चल रहा है आपके बिजनेस में, है ना। आइए, कह रहा है ओवर स्टाफिंग एंड द हाई एम्प्लॉय टर्नओवर और लो मोरल, सही है। कह रहा है ओवर स्टाफिंग अगर आपके बिजनेस में हो रही है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर बोले तो एम्प्लॉय रुकते ही नहीं है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते, कोई रिलाई नहीं कर रहा आपके धंधे पे, है ना। कह रहा है डेटोरिएशन इन द फिजिकल फैसिलिटी, आपकी फिजिकल फैसिलिटी में ही डेटोरिएशन हो गया। कह रहा है परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द बिजनेस, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से आपको टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगानी पड़ सकती है। एक बार दोबारा बताएंगे, अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट या सर्विस है आपकी, आप कंपटीशन में ही नहीं टिक पा रहे। दूसरा, आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है नोकिया। तीसरा, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। चौथा, ओवर स्टाफिंग, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है, लो मॉरल है, डेटोरिएशन इन द, इसमें आप सहारा का एग्जांपल भी ले सकते हो। हाँ, क्या करा था उन्होंने, पब्लिक से पैसा उठा लिया था, प्राइवेट कंपनी थी, तो मॉरल कहीं ना कहीं डाउन हुए कि पब्लिक का पैसा उठा के आप यूज कर रहे हो। समझ में आया। डेटोरिएशन इन द फिजिकल फैसिलिटी, आपकी कोई फिजिकल फैसिलिटी डेटोरिएट हो गई, खराब हो गई, है ना। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द बिजनेस, समझ में आया, समझ में आया। इंडिकेटर समझ में आया, याद हो जाएंगे पक्का। आइए आगे, अब कह रहा है क्या एक्शन प्लान होना चाहिए टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को लगाने का। देखिएगा, आपने समझ तो लिया, लेकिन इसको लगाते कैसे हैं ये देख लो। कह रहा है टू बी सक्सेसफुल फोकस इन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स एंड द स्ट्रेटेजिक इश्यूज। डन। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना पहले प्रॉब्लम कहाँ पे है। हो सकता है कि एक एसबीओ आपका ऐसा हो जो कंटिन्यूअसली नेगेटिव आउटफ्लो दे रहा है, यानी हमेशा लॉस आ रहा है उसमें, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। देखो, कह रहा है असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व असेसिंग द करंट प्रॉब्लम, इट्स रूट कॉज एंड द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज इट हैज कॉज्ड, किस एक्सटेंट तक वो हमें डैमेज पहुंचा रहा है। क्लियर है। हाँ, तो आप देख लोगे, हो सकता है एक एसबीओ ऐसा हो बहुत सारा लॉस आ रहा हो, तो रूट कॉज वही होगा, उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। कह रहा है एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लान। कह रहा है इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द मेजर प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी, डिटरमाइनिंग द चेंजेस ऑफ, डिटरमाइनिंग द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, कितने चांसेस है सर्वाइवल के, एंड डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक प्लान विद द स्पेसिफिक गोल एंड एक्शन प्लान। आ रहा है या नहीं आ रहा। आगे कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी एक्शन प्लान। इमरजेंसी एक्शन प्लान किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल जल्दी करना है आपको, जैसे आपको तुरंत पता चल गया इसकी वजह से मेरा लॉस हो रहा है, उसको जल्दी से ठीक करो। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। यानी इसको मैं ये बोल सकता हूं, कोई बंदा गिरता है, उसको चोट लगती है, चोट लगती है, मान लो उसको खून निकल रहा है, तो इमरजेंसी एक्शन प्लान आप उसको फर्स्ट एड देते हो, तो ये एक तरह से बिजनेस का इमरजेंसी एक्शन प्लान आप करोगे, जहां पे लॉस आ रहा है उसे जल्दी से उस एरिया को मेट आउट करोगे। समझ में आया नहीं आया। देखिए, कह रहा है टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव, एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान मस्ट बी डेवलप टू रिस्ट्रक्चर दी डेट। कह रहा है इंप्रूव द वर्किंग कैपिटल, रिडक्शन इन द कॉस्ट, रिड्यूसिंग द लॉस मेकिंग प्रोडक्ट लाइन एंड फोकसिंग ऑन द पोटेंशियल ग्रोथ। आ रहा है या नहीं आ रहा, चारों पॉइंट समझ जाओगे। बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो याद रखना, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट, इंप्रूविंग द वर्किंग कैपिटल, रिड्यूसिंग कॉस्ट, रिड्यूसिंग लॉस। चलें आगे, आ रहा है या नहीं आ रहा। कह रहा है ग्रोथ प्रोडक्ट, और कह रहा है ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम द ऑर्गेनाइजेशन विद द पॉजिटिव कैश फ्लो एज सून एज पॉसिबल। तो ब्लड, एक तरह से ब्लड बात हो रही है, अगर लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, लॉस होता जा रहा है, तो ब्लीडिंग हो रही है हमारे बिजनेस में, उस ब्लीडिंग को हम पहले रोकेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाएंगे और बोलेंगे पहले इसे रोक, ये जो बेमतलब का पैसा बर्न हो रहा है इसको रोको।
क्लियर है नहीं है? आगे आइए, रीस्ट्रक्चरिंग दी बिजनेस। रीस्ट्रक्चरिंग दी बिजनेस कैसे होगा? रीस्ट्रक्चर करो बिजनेस को, कह रहा है दिस इंक्लूड द चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स। प्लीज इधर कह रहा है चेंज करो प्रोडक्ट मिक्स को, कोर प्रोडक्ट नेग्लेक्टेड ओवर द ईयर मे बी गिव मोर इंपॉर्टेंस। सही है? सुनिए, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट मिक्स तैयार करोगे, जो कोर प्रोडक्ट होगा जिसको आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, उस पर आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। आगे आइए, कह रहा है सम फैसिलिटी में भी क्लोज करोगे कुछ फैसिलिटी को, एंड दी ऑर्गेनाइजेशन में विड्रॉ फ्रॉम सम मार्केट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विड्रॉ ले लेगी कुछ मार्केट से। चेंजेस इन द पीपल मिक्स, सुनिएगा, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस को, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस का मतलब है प्रोडक्ट मिक्स और पीपल मिक्स, है ना। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है, हम अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे कि क्या हमारा कोर प्रोडक्ट है और उसके हिसाब से उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, पीपल मिक्स। इसमें क्या करोगे आप, इसमें करोगे चेंज इन द पीपल मिक्स, दैट इज द स्टाफ विद रिक्वायर्ड स्किल। हो सकता है आपकी टीम में दिक्कत हो, तो ज़्यादा जो स्किल्ड स्टाफ है उसको हायर करोगे, रिवॉर्ड बढ़ाओगे, कंपनसेशन शुड बी सच दैट इनकरेज दी मोटिवेट दी एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को भी आप क्या करोगे, मोटिवेट करोगे। डन। तो ये क्या था बताना, ये क्या था बेटा, इस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्ट मिक्स में से आइडेंटिफाई करना अपना कोर प्रोडक्ट, और पीपल मिक्स में से अपने जो टीम है उसको स्ट्रेंथन करना। डन, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, लास्ट क्या है, रिटर्न टू दी नॉर्मल। और अब जब ये काम आपने कर लिया है तो आप नॉर्मल सिनारियो पे आ जाओगे, जहां पे आपकी जो ब्लीडिंग है रुक जाएगी, और आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट में खेल रहे होगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, कह रहा है इन फाइनल स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन शुड शो साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड आरओआई। अब क्या फाइनल स्टेज पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या शो कर रही है, साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा अब आ रहा है। देखिएगा, एन एम्फासिस इज प्लेस्ड on the number of strategic effort like adding the new product, improving the customer service, increasing the market share and increasing the customer base। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो। ऐसा केस मैगी के साथ भी हुआ था। हाँ, एक बार रूमर आई थी ऐसी, या नेगेटिव हो गया था कि नेस्ले के प्रोडक्ट को बैन करो, गलत है, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है, लेकिन उसने धीरे धीरे चेंज कर दिया सबका दिमाग। दूसरा बताता हूँ, कंपटीशन की वजह से आपने कई बार ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें कोको कोला में छिपकली पड़ी हुई है, हाँ, कोको कोला में कुछ गलत चीज पड़ी हुई है या बोल रहा है कि बहुत ही ज्यादा गलत है। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि सॉफ्ट ड्रिंक के खिलाफ अभियान छिड़ गया था कि भैया नहीं पीनी चाहिए, ये सब गंदे तरीके से बनाते हैं। तो उन्होंने इस चीज पे वीडियो बना बना के दिखा दिया कि सबसे साफ हाइजेनिक तरीके से बनती है, अपने प्लांट की वीडियो दिखाना, ये करना वो करना, उस तरीके से एक इमेज बिल्डिंग कर दी दोबारा से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, ओला के साथ भी हुआ था, कैब ड्राइवर ने किसी का रेप कर दिया था, तो ओला के ऊपर वो स्टार्ट हो गया था, तो फिर ये बात हुई थी कि वो एक पर्सन मतलब एक बंदे की गलती है, पूरी कंपनी की गलती नहीं है, हमने सारे मेजर लिए थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो उस हिसाब से हम नॉर्मल हो जाएंगे, यानी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे न्यू प्रोडक्ट, इंप्रूव करेंगे कस्टमर की सर्विस को, और क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे मार्केट शेयर एंड इंक्रीज करेंगे कस्टमर बेस। सही है? तो ये कब करोगे आप, जब रिटर्न टू नॉर्मल पे हो जाओगे। क्लियर है नहीं है? और रिटर्न टू नॉर्मल के साइन क्या है, कि आप प्रॉफिट बनाने लगो और आरओआई आने लगे आपका। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, आइए, ये क्या थी, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड आपको समझ में आ गई? टर्न अराउंड पूरी हो गई, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हो जाएगी पक्का। टर्न अराउंड एक तरह से इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग है, यानी हम इंटरनली चेंज करते हैं चीज़ों को और ओवरकम करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। आगे आइए, डाइवेस्टमेंट पढ़ लेते हैं। आइए, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी लग रही होगी आपको, छोटी सी है बहुत, है ना। आइए, बता चुका हूँ डाइवेस्टमेंट, यहाँ से पढ़ लेते हैं। कह रहा है इट इन्वॉल्व द सेल लिक्विडेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी मेजर डिवीजन को या अपने एक एसबीयू को बेच देंगे जो कि कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग है। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे होंगे बताना? क्योंकि हमने पहले टर्न अराउंड लगाई होगी, टर्न अराउंड फेल हो गई होगी, टर्न अराउंड लगा के देख ली भैया कुछ नहीं हो पा रहा, नोकिया ने बोला ठीक है बंद कर दो, दूसरा धंधा देखेंगे। अरे बोलो,
आप बोट की वो ले लो, बोट का एग्जांपल अमन गुप्ता जी का, अगर वो उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस करके देखे हैं, वो फेल हुए, उन्होंने वो सब बंद करे, उसके बाद बोट सक्सेस हुई। अगर वो टाइम पे उन सबको बंद नहीं करते तो क्या बोट सक्सेस हो पाती? नहीं हो पाती। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो कह रहा है कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पे हम किसी मेजर डिवीजन को या एसबीओ को क्या कर देंगे? डाइवेस्ट कर देंगे, सेल कर देंगे, बंद कर देंगे। कह रहा है इट इज ए पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी। कह रहा है रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखना, ए बिजनेस इज एक्वायर्ड विच प्रूव टू बी मिसमैच एंड कांट बी इंटीग्रेटेड विद द कंपनी। हमने सुनिए, अरे सुनिए प्लीज, हमने कोई ऐसा बिजनेस करने की कोशिश करी जो हमारी प्रोडक्ट लाइन से, हमारे आइडिया से मैच नहीं हुआ, हमने करने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे? उसको बेच देंगे। कह रहा है सर्व द कंपटीशन एंड इनएबिलिटी टू फेस इट। हमने कंपटीशन में आने की कोशिश करी लेकिन हम उसको मैच नहीं कर पाए। जैसे आरसी कोला का एग्जांपल दिया, उनने सर्व करा कंपटीशन को, पूरा पूरा जोर लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो चल नहीं पाए। आगे आइए, कह रहा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड बट द कंपनी इज नो पोजीशन टू इन्वेस्ट। कह रहा है टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन जरूरी था लेकिन कंपनी ने क्या करा? इन्वेस्ट नहीं कर पाई, वो ऐसी पोजीशन में नहीं थी कि उसके पास पैसा हो कि वो और ज्यादा इन्वेस्ट करके कमा पाए। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो होते हैं तो आप डाइवेस्टमेंट पे जा सकते हो। कह रहा है बेटर अल्टरनेटिव बिजनेस में बी अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। आपका जो कंटिन्यू, जो अभी का बिजनेस है वो ठीक नहीं चल रहा, जो अभी की एसबीओ है वो ठीक से काम नहीं कर रही, और आपको ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन मेरे पास है, तो उसको बेचो या नए में लगो। डन। कह रहा है इट इज अडॉप्टेड व्हेन द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इज अटेम्प्ट बट फेल्ड। क्लियर है? तो ये सुनिएगा, कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है, याद हो जाएंगे कब डाइवेस्टमेंट लगाते हो आप। बोलो बोलो बोलो। हमने कोई नए बिजनेस में आए, वो प्रोडक्ट हमारा नहीं चल पाया अपने करंट बिजनेस से, नंबर 1। नंबर 2, कंपटीशन को सर्व नहीं कर पाए। नंबर 3, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं कर पाए। नंबर 4, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो थे, कंटिन्यूअस नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे थे। नंबर 4, नंबर 5, अल्टरनेटिव बिजनेस अवेलेबल है, करंट वाला अच्छा नहीं चल रहा। और नंबर 6, अडॉप्ट कर लेंगे, क्या अडॉप्ट करी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लेकिन वो फेल हो गई, तो डाइवेस्टमेंट पे आ जाएंगे। क्लियर है नहीं है? पक्का? फ्रेमिंग बन रही है पूरे चैप्टर की। लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी बताइए, लिक्विडेशन क्या है? सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, खत्म करो, बंद करो। जयराम जी की, जैसे हम इस चैप्टर को लिक्विडेट कर रहे हैं वैसे बिजनेस को हम क्या कर देंगे? लिक्विडेट कर देंगे, बंद कर देंगे। भैया दोनों स्ट्रेटेजी लगा ली, कौन कौन सी? टर्न अराउंड भी लगा ली और डाइवेस्टमेंट भी लगा ली। टर्न अराउंड कैसे? इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग भी कर ली और एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग भी कर ली। कुछ एसबीयू को हमने बंद करके भी देख लिया लेकिन तब भी हमारा पॉजिटिव नहीं हो रहा, जो हमारा प्रॉफिट, हमारा बिजनेस है प्रॉफिट में नहीं आ रहा। आइए, कह रहा है इट इज मोस्ट एक्सट्रीम एंड अनअट्रैक्टिव रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। इट इन्वॉल्व द क्लोजिंग डाउन ए फर्म एंड सेलिंग इट्स एसेट। इट इज कंसिडर्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट ड्यू टू, इसे क्या बोलते हैं बेटा? लास्ट रिजॉर्ट। ये सब लाइनें लिखोगे बेटा। ड्यू टू लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी और स्टिग्मा ऑफ फेलियर। सही है? तो हमें पता है कि भैया आप कुछ नहीं हो सकता, आप तो बंद ही करना पड़ेगा, तो आप लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी लगाओगे। क्योंकि क्योंकि देख लीजिए, कह रहा है एक यहाँ पे लाइन बोली गई है, कह रहा है डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव। क्योंकि हमें पता है कि जो डेड बिजनेस है वो अलाइव से ज्यादा बढ़िया है, तो इसलिए इसे बंद कर दो। ये कहीं ऐसा ना हो जाए हम गड्ढे में गिरते चले जाएं और बिल्कुल ही सारी चीजें ही खत्म हो जाए, हम नया स्टार्ट ही ना कर पाए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये लाइन बोली गई है, डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव। ये लिखोगे जब आप इसके बारे में बात करोगे लिक्विडेशन के। आइए, कह रहा है द कंपनी मैनेजमेंट गवर्नमेंट, कह रहा है कंपनी का मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, बैंक, ट्रेड यूनियन, एटीसी आर एक्सट्रीमली रिलक्टेंट फॉर दिस डिसीजन। डन। तो ये एक्सट्रीमली रिलक्टेंट होते हैं इस डिसीजन से। कह रहा है इट मे बी कंसिडर्ड एज द स्ट्रेटेजिक। ये वाले, ये बात समझ में आई आपको? कंपनी मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, ये चाहते नहीं है कि लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी करी जाए लेकिन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये वर्थफुल है हमारे लिए कि डेड बिजनेस कर ले हम अलाइव की जगह, तो हम वो करेंगे। आइए, कह रहा है इट मे बी कंसिडर स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव व्हेन द डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव। फॉर इंस्टेंस द रियल एस्टेट owned by the firm may be fetch it more money than the actual return of the doing business। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो यूज में ही नहीं आ रही,
समझ में आ रहा है आपको? कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है आपके बिजनेस की, यूज में ही नहीं आ रही, तो उस यूज में आ नहीं रही, उससे पैसा बन नहीं रहा, तो उससे ज्यादा पैसा उसको बेच के बन जाएगा, तो बेच के बना लो। कह रहा है प्लांट लिक्विडेशन वुड इन्वॉल्व ए सिस्टमेटिक प्लान टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द फर्म एंड इट्स शेयर होल्डर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। आइए, रीजन क्या है इसका? टर्न अराउंड लगाई, फेल हो गई, डाइवेस्टमेंट लगाई, फेल हो गई, मैनेजमेंट नो लॉन्गर विशेस टू बी इन द बिजनेस ड्यू टू परसिस्टेंट लॉसेस, सैलरी भी नहीं निकल पा रही यार, क्यों करोगे फिर? कह रहा है फॉर अदर कॉमन रीजन, जैसे सहारा के साथ हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि इमेज आपकी इतनी बुरी हो जाएगी आप दोबारा से ओवरकम ही ना कर पाओ, डन, तो उस केस में लिक्विडेशन बेटर होता है। आइए, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी देख लो। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी लास्ट स्ट्रेटेजी है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, जितनी भी हमने स्ट्रेटेजी पढ़ी कौन कौन सी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेचमेंट, है ना, उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन। तो इन तीनों को जो हमने इससे पहले पढ़ी है, उन दोनों, इन तीनों का कोई मिक्स तैयार करना इज ए कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। तो कह रहा है सुनिएगा, ये कह रहा है अबव स्ट्रेटेजी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कह रहा है ये कोई अलग स्ट्रेटेजी नहीं है, ये इन्हीं का क्या है, कॉम्बिनेशन है। किस किस का? स्टेबिलिटी का, ग्रोथ का और रिट्रेचमेंट का। देखो, कह रहा है ए कंपनी में अडॉप्ट ए मिक्स ऑफ द अबव स्ट्रेटेजी टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ए फर्म में सिक स्टेबिलिटी इन द बिजनेस, एक्सपेंशन इन द सम एंड द रिट्रेचमेंट इन द सम। तो ये तीनों लग जाएगी एक साथ। कह रहा है रीजन क्या है इसका? देखो, ऑर्गेनाइजेशन इन द लार्ज एंड फेसेस द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। भैया बहुत फैला लिया हमने अपने आप को, तो कहीं पे स्टेबिलिटी लग रही होगी, कहीं पे ग्रोथ लग रही होगी और कहीं पे रिट्रेचमेंट भी लग रही होगी, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी है। कह रहा है organization strategy is composed of the different business, each of which lie in the different industry requiring the different strategic response। दो रीजन है, रीजन ध्यान रखिएगा प्लीज, प्लीज रीजन ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, हम किसी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, और कह रहा है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपोज है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस की, ईच ऑफ लाई इन द डिफरेंट इंडस्ट्री, अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं, सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में फॉल करते हैं, तो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग तरह से डायनेमिक वे में चल रही होगी, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी वहाँ पे लगेगी। तो आप कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हैं अपने धंधे के लिए। आ रहा है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देख लो, कह रहा है स्टार्टअप ऑफ्टन कंबाइन ऑल दी स्ट्रेटेजी टू फाइट द कंपटीशन एंड गेन द एडवांटेज फ्रॉम द अदर ग्रोइंग कंपनी टू बिल्ड द निच एम्पायर। क्लियर है? बोलो हाँ। तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से खत्म हो गया, और आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए 1 से लेकर 4 तक के सारे चैप्टर याद कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे याद करना बहुत जरूरी है, समझना आसान है। डन? चलो, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।